मेरे प्रिय मित्रों, आइए 17 फरवरी 2021 भूमंच ज्योतिष पाठशाला बीजेपी स्वाध्याय दिवस 110 धन 48वें संस्कृत साहित्य के 15वें दिवस में ज्योतिष पाठ के 48वें दिवस में आइए प्रवेश करें। सर्वप्रथम सूर्योदय 6:50 में, अस्त होगा 18:03 में। सूर्योदय का आए हुए समय हो चुका है 7:07। 7 घंटा 7 मिनट हो चुका है, तो हमारा लोकल टाइम हो जाएगा, स्थानीय समय हो जाएगा 7:07। दैनिक कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाला सर्वप्रथम मुख्य कार्य, कर्तव्य, करने योग्य काम, स्वाध्याय। क्योंकि 7 घंटे हो चुका है, हमने कहा कि 4 घंटे को हम प्रातः बोलते हैं, 4 घंटे के बाद फिर इसको 8 घंटे तक को हम 4 को सुबह बोला, प्रातः बोला, फिर 8 बजे तक हम इसको सुबह कहेंगे, इनकी सुबह की सुबह स्वाध्याय विला में आइए प्रवेश करें। जानते हैं पाठशाला के 2 भाग, पहले भाग को पाठ्यचर्या प्रश्नोत्तर चर्चा, दूसरे भाग को पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा हम कहते हैं। पाठशाला के भाग दूसरे पर हम पहले चर्चा कर लेंगे, पाठशाला भाग 1 पर हम बाद में चर्चा करेंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष का पहला प्रश्न पत्र है। संस्कृत साहित्य को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज तृतीय दिवस, रिवीजन पुनरावृत्ति का आज तृतीय दिवस है। पहले दिवस में हमने पुनरावृत्ति का जो पहला दिन था उसमें हमने खंड 1 और 2 को लेने का हमने प्रयास किया। इसके बाद फिर पुनरावृत्ति के दूसरे दिन में हमने खंड 3 और 4 को लेने का प्रयास किया। चौथे खंड को हम समझने का प्रयास कर रहे थे, व्याकरण को हम समझने का प्रयास करते, काफी फिर व्याकरण को था हमें लंबे समझना था, तो उसमें लंबी पाठशाला हो पाई, उसको हम पूर्ण नहीं कर पाए थे। तो पहले हम इसको पूर्ण करने का प्रयास आज की पाठशाला में करेंगे, उसके बाद फिर पुनरावृत्ति हम करेंगे पूर्ण सभी 4 खंडों को क्रम से। कहने का मतलब है पद्य गद्य व्याकरण नामक जो है इसको पूरी आज हमारी अंतिम पाठशाला आज रहेगी। इसके बाद 1 दिन और रहेगा, वो परीक्षण ले लेंगे। उसके बाद हमारे फिर क्या हो जाएगा, ये 15 दिन की 16 दिन में हमारे क्या होगा, एक टेस्ट हो जाएगा हमारा। और 16-32 हमने कहा कि संस्कृत साहित्य में क्या है, उसको भी हमने जो पहला जो भाग जो होता है वो हमारे 16 दिन का होता है। पहले प्रश्न पत्र को 16 दिन मिलते हैं, दूसरे प्रश्न पत्र को भी 16 दिन मिलते हैं, और दोनों का योग से 16-32। और अंतिम दिन में हम क्या करते हैं, परीक्षा का आयोजन करते हैं दोनों प्रश्न पत्रों का, पहला प्रश्न पत्र, दूसरा प्रश्न पत्र, दोनों को लेकर 33वें दिन में हम परीक्षा करते हैं, जो हमें हाल ही ज्योतिष में हमने किया था। ऐसे हमें यहाँ पर संस्कृत साहित्य में भी करना है। तो चूंकि आज 15वें दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं, आज हम पहले पुनरावृत्ति करनी है। चतुर्थ खंड में जो हमारा व्याकरण को हम पूर्ण नहीं कर पाए थे, कल की पाठशाला में नहीं कर पाए थे, आज को पहले पूर्ण करेंगे। इसके बाद पूरी ये पद्य गद्य व्याकरण नामक जो प्रश्न पत्र है, संस्कृत साहित्य का दूसरे वर्ष का जो पहला प्रश्न पत्र है, उसको पूर्ण एक साथ हम ले लेंगे, समझ के तौर पर शांत समझ को समझ लेंगे। पाठशाला भाग 2 को विराम करेंगे, फिर पाठशाला के भाग 1 में प्रवेश करेंगे। आइए इसको पाठ्य पुस्तक के माध्यम से समझने, कल हम समझने का प्रयास कर रहे थे। कल की पाठशाला हमने देखा कि उपदेश हम कह रहे थे, उपदेश हमने कहा गोस्वामी तुलसीदास भी उपदेश कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरी, जी आचर नहीं नर घनेरी, कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी ही पुकारा। उपदेश, अब संस्कृत भी हमने कहा, परंपरा को कल हमें समझने का प्रयास किया था। तो परंपरा क्या होती है, व्याकरण की परंपरा में हमने 3 मनीषियों की बात की। पहले उसमें आते हैं पाणिनि, दूसरे आते हैं कात्यायन, तीसरे आते हैं पतंजलि। इन तीनों जो ऋषि, जो महर्षि हैं, मनुष्य हैं, इन मनुष्यों की पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों के मुखार बिंद से जो उच्चारित जो वर्ण हुए, जो अक्षर हुए, जो वर्ड्स हुए, जो वर्ण आए, उन वर्ड्स को हम कहते हैं, उनके समूह को, उनके ग्रुप को, उनके हम समूह को क्या कहते हैं, उपदेश कहते हैं। पहली बात, उपदेशे आद्य उच्चारणम, आद्य धन उच्चारण से आद्य, उ और अ के योग से द्यो बन जाएगा, तो आद्योच्चारणम बन जाएगा। तो इसको हमने उपदेश कहा।
अब हमने कहा कि व्याकरण में हमने कहा कोई भी भाषा हो, अगर उसको समझना है, उसको भाषा को हमें अच्छे से उसको बोलना है, उसको सीखना है, समझना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें व्याकरण को समझना होता है। चाहे कोई भी भाषा, चाहे संस्कृत भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे उर्दू भाषा हो, चाहे आंग्ल भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो। अब व्याकरण में होता है क्या, खासकर संस्कृत साहित्य को समझने का प्रयास। संस्कृत साहित्य में क्या होता है, हमने कहा धातु होते हैं, यहाँ पर सूत्र गण होते हैं, उणादि होते हैं, लिंगानुशासन होता है, साथ साथ आगम होता है, प्रत्यय होता है, आदेश होता है। इन सभी को उपदेश हम कहते हैं। अब हम तो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि जो हम ऋषि जो हम कह रहे हैं, जो मनीषी जो हम कह रहे हैं, पाणि, कात्यायन और पतंजलि तीन जो है कह रहे हैं, इनके मुखार बंद से क्या हुआ, जो उच्चारण वर्ण जो अक्षर आए उनके समूह को उपदेश कहते हैं। अब समूह में क्या क्या चीज आता है, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा। धातु उनके मुखारबंद से उच्चारण जो वर्ण आए थे, धातु आया था, सूत्रगण आया था, उणादि आया था, लिंगानुशासन आया था, आगम आया था, प्रत्यय आया था, प्रत्यय आया है और आदेश आए हैं। ये 8 चीज उनके मुखारबंद से निकले हैं। इनके सभी को, इन समूह को हम, इनका समूह बना, इन सभी के योग को हमने क्या कहा, उपदेश कहा। धातु पहला, दूसरा सूत्रगण, तीसरा उणादि, धातु हो गया, सूत्रगण हो गया, धातु, सूत्रगण, सूत्रगण, उणादि। पहला धातु है, दूसरा सूत्र है, तीसरा गण है, चौथा उणादि है, पांचवां लिंगानुशासन है, छठा आगम है, सातवां प्रत्यय है, आठवां आदेश है। 8 ये हैं, इन सभी को हम उपदेश कहते हैं। पहली बात, सभी का उच्चारण अर्थात हम जो व्यवस्थापन करते हैं, जो पूरी व्यवस्था जिसने की, मैनेजमेंट जो करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्ति का नाम है पाणिनि। पाणिनि ने इसका क्या कर रखा, मैनेजमेंट ने कर रखा, व्यवस्थित इसको कर रखा है। तो इसमें पाणिनि ने धातु पाठ, सूत्र पाठ, हमने क्या व्यवस्था करी है पाणिनि ने, पाणिनि ने करा कि धातु का भी एक पाठ बना दिया, सूत्र का भी पाठ बना दिया। अष्टाध्यायी जो है इसके अंदर धातु पाठ और सूत्र पाठ उन्होंने बना रखा है। फिर गण का पाठ है, फिर उणादि का पाठ है, धातु पाठ हो गया, सूत्र पाठ हो गया, गण पाठ हो गया, उणादि पाठ हो गया, लिंगानुशासन। ये 5 मिलकर क्या है, व्याकरण कहे जाते हैं। हम 8 कह रहे हैं, 8 में जो हम 5 जो कह रहे हैं, 5 को हम व्याकरण कहते हैं। धातु पाठ हो गया, सूत्र का पाठ हो गया। अब धातु पाठ और सूत्र पाठ किसमें आता है, अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखा है उसमें धातु पाठ और सूत्र पाठों का जिक्र किया गया है। फिर तीसरे में गण पाठ, उणादि पाठ और लिंगानुशासन के बारे में 5, इन 5 का योग से क्या बनता है, व्याकरण हम उसको कहते हैं। जैसे हम पंचांग को 5 हम कहते थे, तिथि वार नक्षत्र योग करणों को योग से पंचांग कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कोई प्रश्न आ जाएगा व्याकरण किसे कहते हैं, तो कहना पड़ेगा धातु पाठ हो गया, सूत्र पाठ हो गया, गण पाठ हो गया, उणादि पाठ हो गया, लिंग अनुशासन। ये 5 मिलकर क्या बनाते हैं, हम इसको मिलकर हम व्याकरण कहते हैं। क्या है, व्याकरण कहे जाते हैं, कि मिलकर व्याकरण हम कहते हैं। ये सभी पाणिनि के द्वारा रचित हैं। अब धातु पाठ किसने लिखा है, सूत्र पाठ किसने लिखा है, गण पाठ किसने लिखा है, उणादि पाठ किसने लिखा है, लिंग अनुशासन किसने लिखा है, तो प्रश्न का उत्तर का सवाल का जवाब होगा पाणिनि ने लिखा है, आचार्य पाणिनि ने लिखा है। इसके बाद अगला आता है आगम हो गया, छठा। फिर आता है प्रत्यय आता है, फिर आदेश आता है। इसको भी हम कहते हैं, इसका भी हम परिचय होता है, इसका भी जिक्र होता है। तो ये बात हमने देखा। महत्वपूर्ण बात ये थी कि पहले हमें व्याकरण में क्या चीज आना चाहिए, धातु के बारे में पता होना चाहिए, हमें सूत्र के बारे में पता होना चाहिए, गण के बारे में पता होना चाहिए, उण के बारे में पता होना चाहिए और लिंग अनुशासन के बारे में पता होना चाहिए। व्याकरण में 5 बातें तो हमें ख्याल रखनी होती हैं। फिर इसी क्रम में अगला क्रम चलता है, हलंत्यम हो गया, अदर्शन लोप, तस्य लोप, ये चीज हम समझने का प्रयास हम कर रहे थे। फिर इसी क्रम में आया था तस्य लोप। इसके अंदर फिर और छोटी छोटी बातें दी थी कि हकार आदि का उच्चारण स्थान, हकार आदि स्वकार, हकार हो गया, मैंने हो के बारे में जब शब्द होगा, जो हो से हकार बन गया। ऐसी हकार आदि स्वकार उच्चारार्थ, उनके लिए उच्चारण के लिए क्या चीज होना चाहिए, हकार आदि में जो अकार होता है उसके लिए उच्चारण के लिए कुछ नियम बताए हैं, उसके नियम को समझा हमने। इसके बाद आता है व्यंजन के उच्चारण के लिए, व्यंजन इस्यो उच्चारणमपि संभवित इति। फिर लण मध्य त्वित संज्ञक हमने कहा, त्वित संज्ञक कुछ नाम दिया है, इसके बारे में प्रत्याहार के बारे में हमने समझा। आदि रंतेन संहिता, इस सूत्र का अर्थ और वृत्ति के साथ इसके प्रकार को हमने समझने का प्रयास किया कि अंत ये नता सहित आदि मध्य गानाम स्व इष्य च संज्ञा स्यात्। अण इति अ इ उ वर्णानाम संज्ञा एवं अच हल हलित्यादयः। फिर हमने देखा ई क्रम आगे बढ़ रहा था, उसको समझने का हमने प्रयास किया। इसके बाद आता है प्रत्याहारों का निरूपण करना। प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, जैसे हम कल समझने का हम प्रयास कर रहे थे। हमने कहा कि हमें सीखने में क्या बातें हमें आनी चाहिए, हमने कहा मूलभूत से 5 बातें हमें ख्याल रखनी होती है।
लर्निंग सीखने में 5 बातें हमें देखी जाती है। जैसे हमने कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय परीक्षा का आयोजन कराएगा, या कोई भी हम परीक्षा लेते हैं तो वहाँ पर लिखित परीक्षा होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारा उच्च स्तर बढ़ता है, पर वहाँ पर हम लिखित हमें नहीं करना पड़ता है, वहाँ पर हमें विकल्प दिया जाता है, चुनना पड़ता है। ये डिफिकल्टी, ये मतलब क्यों? क्योंकि हमारी समझ बढ़ती रहती है, तो फिर वहाँ पर हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि लिखने में समय लगता है। लिखने में समय, तो वहाँ पर राइटिंग देखते हैं कि टाइपिंग में कोई बार शब्द अगर लिख रहे तो कितना समय, वहाँ हमें समय दिया होता है कि 2 घंटे में इतना आपको लिखना है, कितना सारा लिखना होता है। तो वहाँ पर हमें एक तो अक्षरों का लिपिबद्ध करना भी आना है, उसका अधिक से अधिक लिपि हमें करना होता है। तो लेकिन हम ये समझते हैं कि जो हमारे उच्च स्तर की शिक्षाएं जो होती है उसमें सोचते हैं कि बंधु को अब क्या है, अब जो विद्यार्थियों क्या है इनको अब लिखना आ गया है, अब विद्यार्थी क्या है लिखना इनको आ गया है, अब इनको क्या करो, अब इनके मनस को, इनकी कल्पना को दौड़ाना सिखाओ। अब लिखना तो उनको सीख लिया, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं अभी तक स्नातकोत्तर क्या कर रही है, ठीक है। अब इनका परीक्षा, तो आप इनको क्या करना है, इनको दौड़ाओ, इनकी मनस कल्पना के आधार पर इनको करो। तो वहां पर विकल्प दिए जाते हैं, 4 में से कोई विकल्प चुनो। और क्या वैज्ञानिकता हो सकती है, विचार करें कि विकल्प हमारी जो परीक्षा होती है वो विकल्प पर आधारित होती है, क्यों आधारित होती है, क्या वैज्ञानिकता है, क्या ऐसी तथ्यगत बातें हैं, क्या ऑथेंटिक है इसमें, इसकी खोज हमें खुद करनी चाहिए। क्यों वहां पर लिखने की बात नहीं की जाती है? जब हमें 10वीं कक्षा में या 12वीं कक्षा में हमारा बोर्ड एग्जाम से होता है, परीक्षा होती है, इम्तिहान होता है, वहां पर तो हम लिखने का जिक्र होता है। लेकिन यहाँ पर तो परीक्षा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखने का जिक्र होता ही नहीं बिल्कुल। यहाँ पर 4 में एक प्रश्न देंगे, 4 में बताओ भाई क्या चीज़ है, एक प्रश्न पूछ देंगे, 4 में एक चीज़ बताओ, ऐसा क्या चीज़, ये क्या अंतर, ये अंतर क्यों, ये भेद क्यों, इसमें क्या वैज्ञानिकता है, क्या चीज़ है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो ये बात हम देखी। और दूसरी बात हमने कहा कि सीखने में हमें 5 बातें मूलभूत हमें ख्याल रखनी है। पहली बात हमें देखना आनी चाहिए, दूसरा हमने कहा सुनना, देखना, देखने के बाद सुनना, सुनने के बाद बोलना, बोलने के बाद पढ़ना, पढ़ने के बाद लिखना। और लिखित परीक्षा में, रिटर्न एग्जाम में हम लिखने के लिखते हैं, जो भी हम स्नातक या स्नातकोत्तर में जो होती हैं, जो महाविद्यालय स्तर पर होती हैं, कॉलेज स्तर पर होती हैं, वो भी यहाँ भी क्या होती है, लिखित परीक्षा ही होती है। लेकिन जैसे जैसे आगे हमारा, और हम आगे कोई प्रतियोगिता, जैसे हम प्रतियोगिता और कंपटीशन जो बात करते हैं, वो तो खाली नाम की बात है। मैंने कहा था कि प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, एम्बिशन, ये तो क्या है, जो विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी ले बात करें, शिक्षार्थी की हम बात नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो विद्यार्थी जो विद्या को समझने का प्रयास करता है, उसके शब्द को उसने बनाया, तो उसके शब्द को से प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का तो बिल्कुल शब्द होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि प्रतिस्पर्धा किससे करोगे, दूसरे को पछाड़ के आगे बढ़ना, ये तो आपादा भी, ये तो वही राजनीति हो जाएगी। तो विद्या कहाँ से, विद्या के लिए नहीं, विद्यार्थी जो है उसके लिए क्या करना है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, एम्बिशन, ये चीज़ जो है, आगे दूसरों को पछाड़ के आगे बढ़ना, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शब्दकोश में होना ही नहीं चाहिए, शब्दकोश से निकल जाना चाहिए, डिक्शनरीज में ये होना ही नहीं चाहिए शब्द। तो ये हमने कहा कि परीक्षा होती तो उसको हमने प्रतियोगिता नाम दिया है, ठीक है, अपने आप को जांचने का कोई तरीका है, ठीक है, जांचो अपने आप को। लेकिन अगर वास्तविक, अगर जीवन जीने के कला में, अगर यही प्रतियोगिता में अगर आपने समय अगर व्यतीत किया, तो जीवन कब जिएगा, हमेशा प्रतियोगिता ही करते रहोगे जी, तो जीवन कब जिएगा, अगले जीवन में। महत्वपूर्ण इस देह का, इस शरीर का, ये मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है, जीवन जियो, प्रतियोगिता में तैयार करो भाई, पूरा जीवन तैयारी में करो, प्रतियोगिता में करो भाई, इसको पसारना, आगे बढ़ना है भाई, अपने आप में अब जीना, जीवन जीने की कला महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा के क्रांति में एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है, एम्बिशन, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा को, कंपटीशन को बाहर निकालना, ये शब्द को बिल्कुल निकाल दो, पहली बात। लेकिन अपने आप को, ठीक है, प्रतियोगिता है तो वहां से अपने आपको जांचना है कि मेरे को, मेरा बौद्धिक में आप सर्वांगीण विकास की अगर बात करें तो वहां पर उपयोग हम ले लेंगे साधन। साधक तो जो है तो उसको साधन बना लेगा, ठीक है, अपने वहां देखेंगे मेरे संज्ञान का कुछ विकास हो रहा नहीं हो रहा है, देख लेगा, अपने जांच पर कर लेगा, बस आगे बढ़ जाएगा, साधन है वो, उससे आगे बढ़ा। जैसे हम कहते हैं ना, अगर हमें दूसरे मंजिल में जाना है तो एक सीढ़ी हमारी माध्यम है, सीढ़ी में चढ़ के ऊपर दूसरे मंजिल में पहुंच जाना है, दूसरे भवन में पहुंच जाना है, दूसरे सेकंड फ्लोर पहुंच जाना है, सीढ़ी को छोड़ो, तो एक ऐसा साधन है। लेकिन इसको, इस साधन को ही आपने साध्य बना दिया तो फिर ये नासमझी होगी। तो शिक्षा भी एक साधन है, ये हमने कहा। यहाँ से फिर बाद में हमको, अब शिक्षा क्या सिखाती है, हमारे मस्तिष्क में चिंतन करना, चिंतन का, थिंकन का भी चीज में सिखाती है। लेकिन मूलभूत क्या है, विद्या में क्या होता है, हमें मौन, साइलेंट होना, निर्विचार चित्त हो जाना, मन का शांत होना। इसलिए हमने कहा कि प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन जो शब्द है, इनको शब्दकोश से निकालना, बाहर निकालो, शब्दकोश में होने ही नहीं चाहिए। तो साधन, साधक क्या इसका उपयोग कर लेता है, एक साधन बना लेता है, साधन बनाने तक ही इसको रखना है, उसका आगे बढ़ जाना है। देखना, पहली बात, अब प्रतियोगिता हो रही तो वहां पर पहले देखना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, फिर वहां पर लिखना।
फिर आगे समझना भी होता है। आप बहुत सारी क्रिया होती है समझ, अब मैंने कहा कि एक ही नहीं और भी बहुत सारे हम देखते हैं व्यक्तित्व में विकास में। फिर समझना होना चाहिए, दौड़ना, ये जो सब क्रियाएं जो है, ये सब क्रियाएं हमारे ठीक ठाक हो रही नहीं हो रही। अगर ठीक ठाक हो रही हैं तो इसका मतलब प्रभु की अनुकंपा है, अर्थात हम स्वस्थ हैं, अर्थात हम विकसित भी हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत सारे आयाम उसके होते हैं। लेकिन मूल अगर हम शिक्षा में देखें तो हमारा देखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चीज हम देखते हैं कि कोई चीज़ को हम बोल पा रहे हैं। आप जैसे यहाँ पर हम इसको जगह को लेने का प्रयास करें, यहाँ पर मैं 14 समाज सूत्र हमने कहा, 14 सूत्र हैं यहाँ पर जो शिव के डमरू से निकलते हैं। हमने कहा कि उड़ हम जो कह रहे हैं, उच्चारण जो हम कर रहे हैं, पहले तो उच्चारण करना नहीं आएगा शायद हमको, पहली बात है अभ्यास से आता है, प्रैक्टिस से आता है भाई। पहले तो आने वाला है नहीं उच्चारण में। उच्चारण करेंगे तो बहुत बार ऐसे शब्द होंगे जो हमने टॉ को ठो, ठो को डो, डो को ढो, एक ही सब एक ही लेके चलेंगे। ये बार बार अभ्यास करने से आता है और बार बार ध्यान देने से आता है। तो पहले 14 सूत्र को हम पहले उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे, हम कभी सुनाई, कभी प्रयोग करा ही नहीं, उपयोग में कभी लाए नहीं है। और ये अभ्यास हमने किया नहीं, प्रैक्टिस किया नहीं, तो प्रैक्टिस नहीं किया तो समझ में कैसे आ जाएगा, उच्चारण कैसे हो जाएगा। उच्चारण के तो अभ्यास की आवश्यकता। तो यहाँ पर 14 जो सूत्र दिए गए हैं, पहले आप समझें कि हम मुख्य प्रसंग जो यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर 14 सूत्र हमको दिए गए हैं। इसी सूत्र से फिर आगे सरल करते की पूरी शब्द बनते हैं, फिर वाक्य बनते हुए फिर आगे इसका ही विस्तार होता है। तो इसमें अय उण, अय उण, रिलिक, ए औंग, अय अवच, हय वरट, लण, यम गणनम, यम अंगनम, झभई, घड धस। स्पष्ट बोलना है, उसको स्पष्ट बोलना है। नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेकिन अभ्यास करना है, पूरा अच्छे से स्पष्ट करना है। पहले धीरे धीरे नहीं होगा, लेकिन बोलना है। फिर है जब गड दश, सौ भी कौन सा है, 100। खब छठत चटतव, कपई, ससर, 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 सस, सौ, स, र, हल, हल नहीं है, लॉ नहीं है उसमें क्या है, इस संज्ञा वाला है जो पीछे जो कह रहे हैं पूज जो है। अब ये तो हमने जैसे चलो ठीक है, दूसरों को बहकाने के तो कहते थे मेरे को आते हैं भाई, बता दे भाई, बता, तो कोई याद है नहीं है। हमने बताया अयोण, रिलिक, एयों, अयवच, हय वट, लण, यम गणनम, झबई, घड़ दस, जब गढ़ दस, खप चटो, चटो, कपई, ससर, हल, ये बोल दिया हमने गुरुजी। ठीक है, अरे बच्चा को आता है भाई, याद तो कर रखा भाई, कंठस्थ तो कर लिया। अब भाई लिख के दिखाओ। गुरुजी अगर पूछ दें, गुरुजी कहेंगे भाई बताओ लिख के दिखाओ, अगर आता तो है लिख के दिखाओ। हमने कहा सीखने में 5 बात हमें क्या देखी जाती है, लिखना, देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना आना चाहिए। बोलना तो आपको आ जा रहा, लिख के दिखाओ, रिटर्न करके दिखाओ ना। तो सूत्र को अगर अभ्यास नहीं किया हुआ तो लिख नहीं पाएंगे वहां पर। अगर 1-2 बार हमने उसको लिखा नहीं होगा तो ये लिखित परीक्षा में जहां पर खासकर रिटर्न एग्जाम हो रहा है तो वहां पर हमें लिखना पड़ेगा उसको 2-3 बार। एक बार भी गलती होगी, तीसरी बार, दूसरी बार, तीसरी बार बार करना, बार बार करना, इसका नाम ही अभ्यास है। लेकिन एक समय बाद क्या है, तुरंत उसको लिखना भी हमें आ जाएगा। 14 सूत्रों को पहले हमें याद करना, आगे प्रत्याहार बनेंगे, वहां पर प्रत्याहार तभी काम आने वाला है। पहले यहाँ पर हमें सूत्र रखना है। और हमने कहा कि पाणिनि अध्याय में क्या है, जो पाणिनि की हमने बात की उसमें 3978 सूत्र उसमें दिए गए हैं। अभी पाणिनि के तो हम अष्टाध्याय में प्रवेश कहीं कहाँ हैं, अभी तो यहाँ पर वरदाचार्य जी अपने पहले मंगलाचरण करते हैं, नत्वाम सरस्वतीं देवीं सुद्यां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। अभी तो पाणिनि के 3978 जो सूत्र हैं उसको तो हम पहुंचे ही नहीं है भाई। वो तो प्रवेश क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर वरदराज से यहाँ पर मुलाकात हो रही है। वरदराज कहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, शुद्ध उत्तम गुण वाले सरस्वती देवी को प्रणाम करता हूँ। पाणिनि मुनि जो है हमारे, पाणिनि जो हमारे मित्र हैं, उनके द्वारा जो व्याकरण शास्त्र जो उन्होंने लिखा है, और व्याकरण में व्याकरण के जो जिज्ञासु जो हैं, पिपासु जो है, जानने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके लिए क्या करता हूँ, मैं प्रवेश द्वार बना रहा हूँ, एक एंट्री डोर बना रहा हूँ। उस डोर का नाम जो मैंने रखा है, उसका नाम रखा है मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु मतलब छोटा, सिद्धांत मतलब हमने कहा शब्दों का, सिद्धांत मतलब छोटी घट, इनके शब्दों से मस्तिष्क पर, सिद्धांत और कौमुदी 3 शब्द, लघु, सिद्धांत और कौमुदी। ये का मैंने क्या बनाया है, पाणिनि के 3978 सूत्र को समझने के लिए मैं प्रवेश द्वार बना रहा हूँ व्याकरण के जिज्ञासु छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए, शिक्षार्थी के लिए, विद्यार्थी के लिए। तो ये 14 सूत्र का हमें ख्याल रखना है। अय उण, पहले तो हमें उच्चारण करने में दिक्कत आएगी। पहली बात हमें क्या आएगा, स्पीक बोलने में दिक्कत आएगी। तो हमें क्या करना है, पहले इसको देखना है, फिर इसको सुनना है। कोई गुरुजी बोल रहे हैं तो सुनना है, उसको ध्यान पूर्वक सुनना है। गुरुजी बोल रहे हैं तो उसमें जिनकी जीवा कहाँ जा रही है, अच्छा अय में यहाँ अय उण रिलिक, तो उसको पहले देखना है,
देखते समय क्या कर रहे हैं, बोले देखो गुरु जी क्या बता रहे हैं इसमें, फिर सुनना है इसको अच्छे। गुरु जी जब बता रहे हैं तो जब पहला सूत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें उनकी जीवा कहाँ जा रही है वो ख्याल रखना है। उसका फिर बोलना है, फिर बोलने का प्रयास करना है। अच्छा ये बोलने, फिर अपना घर आकर अभ्यास करना। ठीक है, गुरु जी बोल रहे तो उसमें जीवा यहाँ जा रही, ठीक है। अच्छा ऐ उण लिक ऐ अंग ऐ अवच है वरट लण यम गणनम झभई गड धस जब गड दश खब छठत चट तव कपई ससर हल। तो फिर ये हमें ध्यान देना, फिर हमें स्पीक करना, फिर बोलना है इसको। एक बार फिर दूसरी बात नहीं, फिर अभ्यास की जरूरत पड़ेगी, फिर नहीं बोल पा रहे होंगे जीवा, क्योंकि जीवा वहाँ प्रैक्टिस अभ्यास नहीं किया ना, तो शब्द का उच्चारण नहीं हो पा रहा होगा। अब जहाँ पर हमने उसका उपयोग नहीं करा है, तो इसका अभ्यास नहीं करा, तो वहाँ पर हम नहीं बोल पाएंगे जी, उसको सीधे से उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमें पढ़ना पड़ेगा जी, बोलना है, मतलब देखना है उसको कहीं। आप क्या है, अच्छा गुरु जी तो तुम बता रहे थे, गुरु जी वहां से पढ़ना मतलब क्या है, पढ़ना और बोलने में क्या फर्क है। गुरु जी जब हमें बोल रहे हैं तो हमें पढ़ना, हमें उसको पढ़ना है। गुरु जी कहेंगे ऐ ओण, देख के नहीं बोलना। अच्छा गुरु जी कह रहे हैं हाँ ठीक है, ऐ ओण रिल्लिक रिल्लिक ऐ औंग हाय अवच हाय वच हाय वरट वरट लण लण यम गणनम झबई झबई घट धट जब घट खप छट चटताऊ खप छट चटताऊ कपाई कपाई सर सर हल। अब गुरु जी बोल रहे हैं, हम भी बोलना है, तो ये क्या है, हमें बोलना, स्पीक करना है। गुरु जी क्या बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं, बोलना है, हमें बोलना है, बस वो बोलना। अब पढ़ना क्या होता है, गुरु जी जो बोल रहे हैं वो उसका अभ्यास हमें कर रहे हैं। घर जाकर क्या करना है, किताब में लिख दिया है, किताब हमारे पास है, पाठ्य पुस्तक हमारे पास है, तो देखना है कि गुरु जी जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे गलत बोल रहे थे। देखो अच्छा अच्छा गुरु जी वहां पर कोई गलत बोल रहे थे, गुरु जी कह रहे थे अच्छा मतलब उसमें आप क्यों हम उच्चारण कर रहे हैं, पहले तो हमें बोलना आना चाहिए, हम जैसे बोल रहे हैं गलत सही से बोलना है हमको पहले। अच्छा बोला, अब फिर हमने कहा यार बोल तो रहे, हम देख तो नहीं यार, मैं जांच तो कर लूँ कि सही बोला मैं गलत बोल रहा हूँ, सही पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं। तो देखता हूँ वहाँ पर, तो ऐ उण देखा मैंने, ऐ उण रिल्लिक। हो सकता है गुरु जी ने भी अभ्यास नहीं किया हो, गुरु जी को हो सकता है क्या है लिखना ही है, मतलब होता है लिखना को नहीं आता हो, उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो, कहता उन्होंने कहा कर लो यार कोई बात नहीं, कौन सा कोई पूछ रहा है कर लो, चल जाता है चलने दो। ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है, जहाँ तो स्टूडेंट को करनी पड़ेगी। तो गुरु जी जो पढ़ा रहे हैं देखना कि अच्छा गुरु जी पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं, देखना आप ऐ उण, फिर देखेंगे अच्छा हाँ ऐ उण ठीक हो गया, रिल्लिक ऐ औंग ऐ अवच है वरट लण यम गणनम झभई घट धस जब गड दश खब छटत चटतव कपई सर। वो तो ठीक है, लेकिन कहीं पर गड़बड़ आ रही थी, कहीं पर घट धस धस बोले थे, धस अच्छा सौ वाला सौ था, अब मैं वाला सौ समझ रहा था। तो ऐसी हमें जांच करनी, तो ये चीज हमें ध्यान देना होता है। स्पीक का फिर हमें क्या होता है, पढ़ना। आप पढ़ लिया तो आप इसको बिना देखे लिखना भी है भाई, लिपिबद्ध भी तो करना आना चाहिए हमें, तब जाके कुछ सीखना होगा। अब दूसरों को दिखाना है भाई, हमको लिखना भी आता है, हमको बताना पड़ेगा। हमने जब परीक्षा होगी तो हमें दिखाना भाई मुझे लिखना भी आता है, मैंने पढ़ा है तो मेरे को लिखना भी आता है, ये बताना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा वहाँ पर, और वहाँ पर जो लिखित परीक्षा में लिखा जो है आपने किस तरह से लिखा है, क्या किस तरह से उनकी लिपिबद्ध किस तरह से उनकी लिखने की कला है, उसके आधार पर वहाँ पर आपको अंक मिलेंगे, प्राप्तांक मिलेंगे, आप प्राप्त करोगे अंक को, प्राप्तांक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। तो लिखना भी हमें आना है। तो एक तरह ऐसा होता है कि हम उच्चारण तो कर लेते हैं, मतलब पहले देख लेते हैं, कर लेते हैं, उसका बाद हम उसको बोलना भी सीख लेते हैं, लेकिन उसका हम क्या है पढ़ना भी जैसा हम कर लेते हैं, लेकिन उसको हम लिख नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रह जाती है। ये सभी के लिए नियम लागू होता है, सभी भाषाओं के लिए, सभी के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सूत्र को हमें देखना है। सूत्र को देखने के बाद हमें फिर इन सूत्रों को भी आप देखो, इसको स्पष्ट हम नहीं बोल पा रहे, तो आप आगे फिर क्या करना है, जैसे हमें याद कर लिया, आप लिख भी तो हम जैसे कर लिया है, लेकिन आप इसको वैज्ञानिकता देखना है, तो उसमें आगे फिर बताते हैं हलंतिम सूत्र होता है, उपदेश आद्य उच्चारणम होता है, लोप संज्ञा विधायक विधि सूत्र होता है, अदर्शन लोप होता है, किसी के हिसाब से फिर आगे देखते हैं। हकार आदि झष वकार। अब उनमें क्या होता है कि हमने कहा कि ओ आ ई उ री री ए आई ओ औ ये स्वर होते हैं। क से क ख से लेकर के ज्यों तक वर्ण क्या होते हैं, हल वर्ण वाले में आते हैं प्रत्याहार। हल वर्ण में 36 वर्ण आते हैं, 3 वर्ण संयुक्त होते हैं, छत्र ज्यों ये वर्ण क्या है संयुक्त वर्ण होते हैं, जो क्रम से जो हमारे 100 हम जो छ की हम बात करें वो छ है क्र और शौ से मिलकर बनता है, यानी क में अ और शौ में अ, इनकी दोनों के योग से बनता है। इनमें दोनों इत नाम का क होता है, इत नाम का शौ होता है, इनके योग से क्या बनता है, श्रव बनता है।
उसको इक्सुरा बोलते, छत्री, छ बोलते हैं उसको। और त्र में क्या है, तो और रो से बनता है, तो भी क्या इतनाम वाला होता है, रो भी इतनाम वाला होता है, वो इनकी संज्ञा वाला होता है, दोनों के योग से त्र बनता है। यानी कि तो में ओ नहीं होता है, रो में भी ओ नहीं होता है, लेकिन त्र बन जाता है, संयुक्त शब्द है। तीसरा त्र, उसका ग्यों जो होता है, ग्यों जो है वो जो और यो से मिलकर बनता है, तो ग्यों उसको हम कहते हैं। 3 वर्ण क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं। 36 हल वर्ण में 36 वर्ण होते हैं, आप ख्याल रहे, हल वर्ण में 36 वर्ण होते हैं। और 3 मिश्र 3 वर्ण जो हैं 2 वर्णों से मिलकर बनता है, 2 अक्षरों से मिलकर, 2 वर्णों से मिलकर बनता है। 3 वर्ण संयुक्ताक्षर हो गए, 36, 37, 38, 36, 37, 38, 39 हो गया। उसके बाद और हमारे स्वर क्या होते हैं, स्वर जो हमारे हैं अच प्रत्याहार में आते हैं। तो कहीं पर कहेंगे अच प्रत्याहार में स्वर आ जाते हैं, ओ, आ, ई, उ, री, ली, ई, आई, ओ, औ, ये स्वर होते हैं। अब अंग अह यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या है, केवल ओ, आ, ई, उ, रे, री भी छोटी बड़ी 2 होता है, री, ये ई होता है। ऐसे उ, जैसे उ छोटा होता है, बड़ा भी होता है उ। ऐसे री, ए, री, फिर री भी होता है, फिर आता है ए, फिर आई, फिर ओ, फिर औ आता है। तो इस तरह से मैंने स्वर को बताए हैं। स्वर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13 स्वर होते हैं। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ओ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग अह। यहाँ पर हम 13 कहते हैं, अंग अह को 2 जोड़ देते हैं। यहाँ पर अंग अह में क्या है, एक बड़े री है और हमारा क्या है, लरी शब्द 2 यहाँ पर जुड़े हैं, वहां पर हमने अंग अह जोड़ा है। तब वहां पर 13 होते हैं, यहाँ पर भी 13 होते हैं। संस्कृत में भी, संस्कृत भाषा में भी क्या है 13, और वहां पर भी क्या होते हैं, हिंदी में भी क्या होते हैं, 13 स्वर होते हैं, वोवेल होते हैं। फिर कॉन्सोनेंट हमने कहा, कॉन्सोनेंट 36 वर्ण हमारे हल प्रत्याहार में आ जाते हैं, और 3 संयुक्त शब्द आते हैं इनकी। हर वर्ण में 36 वर्ण आते हैं, 3 वर्ण क्या आते हैं, संयुक्त आते हैं, छ, त्र और ग्यों, छ, त्र और ग्यों। 3 शब्द कैसे बनाए ये हमने देखा, तो ये हमें देखना है। अगला हलंतम सूत्र होता है, लोप और संज्ञा विधायक विधि सूत्र होता है, इसके अंदर अदर्शन लोप तस्य लोप हमको देखा। उसके क्रम में फिर हमने आदिरंतीन संहिता को देखा, फिर आदिरंतीन इति प्रत्याहार बनाने की रीति हमने कहा। प्रत्याहार हमने देखा, पहले अण आता है, फिर अक आता है, फिर अज आता है, फिर अट आता है, फिर अण आता है, अम आता है, अस आता है, अल आता है, इक आता है, अच आता है, इण आता है, उक आता है, एंग आता है, एच आता है, एच आता है, हस आता है, हल आता है, यण आता है, यम आता है, यो 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 आता है, य आता है, यर आता है, वश आता है, वल आता है, रल आता है, मय आता है, अंग्यो अम आता है, झस आता है, झस आता है, झय आता है, झर आता है, झल आता है, भस आता है, झस आता है, बस आता है, खय आता है, खर आता है, छव आता है, चय आता है, चर आता है, शर सल आते हैं। क्या है, 42 प्रत्याहार ऐसे हैं। अब इसको क्या करना है, आपको 42 प्रत्याहार 14 सूत्र के आधार पर 42 प्रत्याहार बनते हैं, तो ये हमें देखना है। तो ये हमने प्रत्याहार को देखा। फिर इसी क्रम में अगला क्रम आता है, उकालो झस्रु दीर्घ प्रयुक्त हो, उकालो इति, सह इति, ये हमने देखा। फिर उदात्त संज्ञा विधायक विधि, स इति पे उच्च उदात्त हमने देखा, उच्चैरु दात्त देखा हमने, उच्चैर उदात्त देखा। फिर अनुदात्त संज्ञा विधायक सूत्र हमने देखा, निच्चैर अनुदात्त देखा। फिर समाहार स्वरित देखा, स्वरित संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र को हमने देखा। फिर इसी क्रम में हमने अनुनासिक संज्ञा विधायक विधि सूत्र, अनुनासिक संज्ञा विधायक विधि संज्ञा सूत्र देखा हमने। मुख नासिका वचनों अनुनासिक हमने देखा। फिर इसी क्रम में हमने देखा, इस इकाई में दिया क्या था, इस इकाई में हमसे पूछा गया था कि आप हमको बताओ, विद्यार्थियों बताओ, लघु सिद्धांत कौमुदी में आपको संज्ञा प्रकरण समझना है, उसके अंदर आपको असंधि देखना है। आपको प्रारंभ से लेकर के मुख नासिका वचनों अनुनासिक तक की व्याख्या कीजिए। तो प्रश्न में किस तरह प्रश्न बन सकता है, प्रश्न बनेगा कि बताइए कि मुख नासिका प्रारंभ से लेकर के मुख नासिका वचनों अनुनासिक तक सूत्र की व्याख्या कीजिए। कितने सूत्र आते हैं वो सूत्र हमें 10 सूत्र, 10 सूत्र को हमें याद रखना पड़ेगा। तो पहले इकाई में तो ये हमें पूछा है मुख नासिका वचन और नासिक यानी 10 सूत्र में पूछे गए हैं, जिसमें 14 हमारे सूत्र को पहले हमने गिना, उसको मिला करके 9 सूत्र हैं, प्लस 10वें नंबर में 14 सूत्र, जो 14 हमारे सूत्र जो हम कह रहे हैं उसके आधार पर। तो इसमें हम 2-3 बातें और हमने समझी। फिर लघु प्रश्न पूछे गए थे 1, 12, 13,
22 प्रश्न आप पूछे गए, सारांश बातें हमें बताई गई कि यहाँ पर क्या है, माहेश सूत्र को हम जो माहेश सूत्र को हम प्रत्याहार भी हम कह सकते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, याद रहे, क्योंकि इन्हीं सूत्र से हम इन 14 सूत्र से ही शिव के डमरू से निकल के, शिव के डमरू से शिव जी ने अपने डमरू बजाया, उस डमरू से क्या हुआ, उच्चारण हुई, वहाँ से ध्वनि आई, उन ध्वनि को हमने, ध्वनि में अक्षर थे, उन 14 सूत्रों को हमने फिर माहेश सूत्र हमने नाम कहा, और इन्हीं से फिर प्रत्याहार बनाते हैं, इसलिए हम प्रत्याहार माहेश सूत्र भी हमको कहते हैं, इसको प्रत्याहार माहेश सूत्र भी हम कहते हैं, प्रत्याहार विधायक सूत्र भी इसको हम कहते हैं। अब आता है प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या है, इसका वर्णन करने का हमने प्रयास यहाँ पर किया, इकाई में समझा। संज्ञा प्रकार में स्वर और व्यंजनों के विषय में हमने मुख्य रूप से समझने का प्रयास किया। अच प्रत्याहार के वर्णों के स्वर को, अच प्रत्याहार की जो अच प्रत्याहार जो होता है उसको हम स्वर कहते हैं, क्योंकि उसमें 12 अक्षर आते हैं, वर्ण आते हैं। अच प्रत्याहार के अंदर हल, अच प्रत्याहार से रहित हल वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं, यानी कि अच जो अच में, क्योंकि हमारे क्या गए थे, अच प्रत्याहार हमने कहा, अच प्रत्याहार क्या हमारे ऐ उर लिख ए ओं ऐ अवच हरि व्रठ लण यम गणनम झवई घट धश जव गढ़ धश खब छटट चट तव कपई सर हल, इन 14 सूत्रों से क्या है, कहीं पर देखेंगे कहीं पर अच प्रत्याहार आएगा, और अच जो प्रत्याहार है उसमें क्या होता है, हमारे 12 स्वर आते हैं, 13 स्वर आते हैं, और जिसमें हल जो हमारा प्रत्याहार है उसमें हमारे 36 व्यंजन आते हैं, इसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, उसको हम वोवल बोलते हैं। तो 13 वो और 36 हुए, और 3 हमारे क्या है, मिश्र शब्द आते हैं, छ, त्र और क्यों। तो इन्हीं वर्णों को हम सूत्र के माध्यम से सवर्ण संज्ञा फिर हमने बताई, जहां पर दोनों वर्ण सीम को सवर्ण कहेंगे। इसी प्रकार सूत्र के माध्यम से संहिता संज्ञा फिर हमने देखा, इसका आगे हमने फिर संहिता संज्ञा देखा, पद संज्ञा देखा। अब संहिता संज्ञा मतलब होता है नाम। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो चौथे जो व्याकरण में देख रहे हैं, यहाँ पर हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर हम यहाँ पर संज्ञा प्रकरण को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब संज्ञा मतलब होता है नाम का प्रसंग, इनकी शब्दों का संज्ञान, मतलब शब्दों वर्णों का अक्षरों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे प्रसंग को हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। फिर उससे फिर क्या संधि बनती है, फिर अच संधि को हम समझना है हमको। तो संधि बाद में, पहले हमें स्वरों का तो ज्ञान हो। तो इसमें यहाँ पर देखा कि हमारे यहाँ पर दिया है कि हमारे क्या है, यहाँ पर संज्ञा संहिता संज्ञा है। संज्ञा मतलब होता है नाम, पद नाम हो गया, पद संज्ञा हो गई, इन सबका वर्णन यहाँ पर किया गया है। संधि प्रकार में से किसी प्रकार से प्रयोग यहाँ पर बताए गए इनके प्रकार। इत संज्ञा, लोप संज्ञा, यहाँ पर इत संज्ञा होती है, लोप संज्ञा होती है, साथ साथ परिचय आत्म का वर्णन हमने यहाँ पर करने का प्रयास यहाँ पर किया, जिसके आधार पर लोप संज्ञा करना, लोप करना सीखा। हृस्व दीर्घ प्लुत के अतिरिक्त हमने उदात्त अनुदात्त और स्वरित को भी देखा। हमने कहा हृस्व दीर्घ प्लुत, हमने कहा जिसमें एक मात्रा उसको हृस्व, 2 मात्रा दीर्घ और 3 मात्रा प्लुत बोलेंगे। साथ ही हमने उदात्त अनुदात्त और स्वरित भी हमने देखने का प्रयास यहाँ पर किया। उनके भेदों, उनके उच्चारण स्थान के बारे में हमने, साथ साथ वर्ण के उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान, कैसे कौन सा वर्ण कहाँ से आता है, मूर्ध दंत ओष्ठ ये कहाँ से आता है, ये चीज हमने करने का प्रयास इकाई में यहाँ पर किया। शब्दावली हमने यहाँ पर दी गई है, इसके यहाँ पर अभ्यास प्रश्न जो आगे पूछे उसको उत्तर यहाँ पर दिया है। संदर्भ ग्रंथ यहाँ पर दिए हैं, उपयोगी पुस्तकें दी हैं, उसके माध्यम से और अच्छा तैयार कर सकते हो। 3 प्रश्न पूछे हैं, 14 सूत्रों का उल्लेख करते हुए इस नाम के संज्ञक वर्णों को चिन्हित कीजिए। 14 सूत्र में बताया, लास्ट में जो हमारे जो 14 सूत्र में 14 जो अंतिम जो वर्ण है, जो पीछे पूंज से, उनको हम कहते हैं इत नाम कहते वाले कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वो चुनना है हमको, पता उनका। अब 14 सूत्र याद होंगे तो वो तो स्वतः याद रहेंगे हमको। 14 सूत्र अगर हमें याद है और उसको लिखना, हमें लिपिबद्ध, याद होना और लिपिबद्ध करना बहुत अंतर है। यानी कि याद होना, साथ साथ उसको लिखना भी हमें आना चाहिए, तब जाके प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो लिखना, क्योंकि वहाँ पर लिखित परीक्षा में तो लिखित ख्याल रखना पड़ेगा, तो वहाँ पर लिखना है। उसके बाद उसको फिर जो 14 सूत्र के पीछे जो 14 वर्ण होते हैं उसको हम इत नाम कहते हैं। तो हम प्रश्न का उत्तर स्वतः ही दे देंगे। तो इकाई में आए हुए किन्हीं 3 सूत्रों का साधारण व्याख्या कीजिए। अपने अभ्यास के लिए प्रत्याहारों का निर्माण कीजिए। जो 42 प्रत्याहार है तो उसको हमें अभ्यास करना है। फिर दूसरा कहा कि दूसरी इकाई में आपका तुल्यास प्रयत्न सवर्ण से सुबंध तिगंबत्ता का आपको व्याख्या करनी है। तो इकाई की रूपरेखा दी है, प्रस्तावना, उद्देश्य, सवर्ण संज्ञा, विधायक संज्ञा सूत्र को हमने समझा। अब सवर्ण क्या होता है? सवर्ण समान, वर्ण मैंने वर्ण, मैंने अक्षर, जहां पर समान वर्ण हो, जहां पर क्या हो, मतलब उच्चारण का स्थान और उद्गम स्थान और जो उनका प्रयत्न जो हो समान हो, उसको हम सवर्ण कहते हैं। जैसे अ और आ, जहां से अ निकलता है, जहां से अ का उद्गम स्थान है और वहीं से क्या है उसका प्रत्यय भी वहीं होता है, वैसे आ का भी उद्गम स्थान और प्रयत्न वहीं पर होता है। प्रयत्न मतलब प्रयास, तो वहीं से आता है, इसलिए सवर्ण नाम कहते हैं। तो इसको सवर्ण संज्ञा, विधायक संज्ञा सूत्र को समझा। इसमें कहा था तुल्यास प्रयत्न सवर्णम, ये हमने समझा। तालु के स्थान पर अभ्यंतर प्रयत्न जो हमारे होते हैं, जहां पर स्थान और प्रयत्न दोनों समान है, उसको हम क्या कहते हैं? सवर्ण नाम कहते हैं। और भी कुछ 2-3 फॉर्मूले और नियम और लागू होते हैं सवर्ण में। अगला आता है वार्तिक 9 रिल वर्ण योमितः सावर्ण वाच्यम, ये हमने समझा। हमने कहा 33 वर्ण बताए गए। हमने कहा कि क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। ये 25 सूत्रों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
ये 25 शब्द क्या है, स्पर्श करते हैं, स्पर्श व्यंजन जिसको हम कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। एक वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, तो 5 बचे 25 वर्ण ये हुए, 25 अक्षर ये हुए। और उसके बाद हमारे पे यर, यरण, शल, ये 2 प्रत्याहार और आते हैं, इसमें 4 वर्ण आते हैं। य, व, र, ल, श, स, स, ह, ये 4 वर्ण होते हैं। तो कुल आगे क्या है 25 प्लस, अगर उसमें अगर हम 4 8 को और जोड़ते हैं, 25 10 35, और 35 में 2 कहेंगे तो 33 शब्द, ऐसे बात 33 वर्ण आते हैं। और साथ साथ 3 वर्ण हमने और कहा, 103 36 वर्ण आते हैं। तो 36 वर्ण होते हैं व्यंजन में, और 13 स्वर होते हैं। 13 स्वर और 36 व्यंजन, ये संस्कृत में है। और ऐसे ही हमने वहां पर देखा था, हिंदी में भी ऐसे होता है, अन्य भाषा में भी ऐसे होता है। वहां भी वर्ण नहीं होते, वहां भी वर्ड से होते हैं। तो ये 33 वर्ण, 33 में 3 इनकी 36 वर्ण, 36 वर्ण, 36 अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। और हमारे 13 वर्ण क्या होते हैं, वो हमारे स्वर होते हैं, वोवेल होते हैं। तो ये हमने देखा। वर्णों का स्थान, अकु, अकुह विसर्जनीयाम कंठ। अब कंठ में कौन से आते हैं, क, ख, ग आता है, घ, अंगो, ये वर्णों का स्थान, अकुह विसर्जनीयाम कंठ। 18 प्रकार के वर्ण आते हैं। अकार हो गया, क वर्ग हो गया, क, ख, ग, घ, अंगो और विसर्ग, इन सभी का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो वर्णों का स्थान है अकुह विसर्जनीयाम कंठ। दूसरा है इचु यसानाम तालु। क, ख, ग, घ, अंगो और विसर्ग जो होगा, जैसे राम, जो पीछे हो वो विसर्ग कहलाता है। और रामम ऊपर जो होगा उसको अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अकुह विसर्जन्याम कंठ। तो पहला तो हो गया कंठ। दूसरा आता है ईचु सानाम तालु। कंठ मतलब जैसे हम उच्चारण करें तो हमारा हाथ कहाँ होना चाहिए, इसे हम कंठ कहते हैं। तो हम उच्चारण करेंगे क, जब हम उच्चारण शब्द का उच्चारण करेंगे तो कहाँ से आएगी, यहीं से आएगा, कंठ से आएगा। तो पाणी ने ऐसे नहीं कहा है, खुद प्रयोग करके देखेंगे पाणी जी कह रहे हैं, ठीक कह रहे नहीं कह रहे। तो करना है क, ख, ग, घ, अंगो, राम, मह, ह, ये क्या सब कहाँ से आ रहा है, कंठ से आ रहा है। तो इसको बोल दिया अकुह विसर्जन्याम कंठ। फिर दूसरा आता है इचु सानाम तालु। 18 प्रकार के आते हैं। इकार हो गया, चौ वर्ग हो गया, चौ, छ, ज, झ, यो, यकार, शकार, ये सब क्या है, यकार व शकार में जो आता है सब तालु। अब तालु में कहाँ आएगा, यहाँ तो आएगा नहीं। तालु कहाँ है, कहाँ है तालु, कोई पूछे, आपसे पूछे तालु कहाँ पर होता है, कोई आपसे पूछ दे के बताए आप चौ का उच्चारण कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, उसका उद्गम कहाँ पर स्थान है, बताओ। अब बताओ चौ कहाँ से आता है, उद्गम स्थान पता होना चाहिए पहले आपको। कंठ कहाँ है, कंठ किसे कहते हैं, उसका तालु किसे कहते हैं, मूर्धा किसे कहते हैं, दंता किसे कहते हैं, औष्ठ किसे कहते हैं, नासिका किसे कहते हैं, कंठ तालु किसे कहते हैं, दंत औष्ठ किसे कहते हैं, जीवा मूल किसे कहते हैं। नासिका अनुस्वार के बारे में पता होना चाहिए। ये 10 के बारे में, हम 10 स्थानों के बारे में पता होना चाहिए। अकुह विसर्जन्याम कंठ, तो कंठ तो पता लगा कि हाँ जी हाँ कंठ कहते हैं। नीलकंठ हमने नाम सुना कि नीलकंठ, जिसका नीला हो जिसका कंठ उसको नीलकंठ बोलते हैं। शिव जी का नाम नीलकंठ पड़ा है, वहां पर उन्होंने विष भी दिया था, तो नीला है कंठ, जिसको उसको नीलकंठ बोलते हैं। कौन सा समास हो रहा है यहाँ पर, नीलकंठ समास कौन सा है, पर व्याकरण पढ़ते हैं। तो नीलकंठ जैसे नीला कंठ, उसको नीलकंठ बोलते हैं। तो कंठ, इनके कंठ में गली से आवाज जहां पर आ रही है, तो क, ख, ग, घ, इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, उद्गम स्थान कहाँ पर है, कंठ है। क का, क का, ग का, घ, अंगों का और विसर्ग का, ये सब का उच्चारण का स्थान कहाँ है, 18 प्रकार के सभी अकार, ख्याल नहीं, अकार के भी कितने 18 प्रकार के अकार होते हैं, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो इसलिए इन वर्णों को 18 प्रकार के अकार हो गया और क वर्ग हो गया। क वर्ग में 4 वर्ण जो आते हैं उनको बोलते हैं, और विसर्ग से बोलते हैं। तो ये क्या है, पहले में तो 18 प्रकार के आकार हो गए, 18 तो वर्ण ये हो गए, और शेष क्या है, क वर्ग में हमारे क वर्ग जो है 5 वर्ण ये हो गए और एक विसर्ग हो गया 6, और 18 ये, यानी कि 26 वर्ण होते हैं।
दूसरा आता है इचुसानाम तालु। तालु मतलब हमने कहा कि जीवा जो हमारा ये है, जो मसूड़े जहाँ हमारे जो दांत की जहाँ पर जड़ जहाँ पर है उसको कहते हैं तालु। तो जीवा जब जहाँ पर यहाँ जाएगी तो वहां से शब्द कौन से आएंगे? 18 प्रकार के तो इकार आएंगे। पहली बात, इकार में 18 प्रकार के इकार होते हैं। फिर आता है चौ वर्ग। चौ में 5 वर्ण बनाते हैं, चौ, छ, जीवा यहाँ जारी होगी हमारी, छुरी होगी, चौ, छौ, जौ, झौ, यों और यकार और शकार, ये दो हमें ख्याल रखना, यकार और शकार हो गया। ये तालु के स्थान होते हैं, यानी कि 5 वर्ण ये हो गए, 18 प्रकार के इकार हो गए और यकार हो गया और शकार हो गया। यो और शो हो गए, कहां से आते हैं? तालु से आते हैं। अब शौ का जो उच्चारण हम करते हैं, यानी कि जो सौ सलजम वाला जो सौ है वो कहां से आता है? तालु उसको स्पर्श करता है। अब तालु कहां होता है? सौ, यानी कि जो पहला शौ का उच्चारण करेंगे वो तालु में जाएगा। उसकी जीवा कहां जानी है? तालु में जानी है, अर्थात यहां पर जीवा का जो हमारे जो दांत हैं, दांत के नीचे जो हमारे जो मसूड़े तो यहाँ हो जाता है। हमारे जो दांत हैं इसका नाम तालु है। फिर अगला आता है रिष्टु राषाणाम मूर्धा। 18 प्रकार के रिकार हो गए। टॉ वर्ग हो गया, टॉ, ठॉ, डॉ, ढ, ढ, र, सौ। 5 वर्ण ये हो गए, 18 प्रकार रिकार हो गया और टॉ, ठॉ, डॉ, ढ, ढ, र और सौ, 5 2 7 18 ये इनका उच्चारण क्या है? मूर्धा है। मूर्धा में उच्चारण करें टॉ, ठॉ, डॉ, यानी कि मूर्धा में यहां इसको मूर्धा बोलते हैं। फिर अगला आता है लृतुलसानाम दंताः। 12 प्रकार के लृकार हो गए। तो वर्ग हो गया, तो, थो, दो, दंता मतलब दांत में जाएगा ये, तो, थो, दो, धो, तो, थो, दो, धो, नो और लकारी क्या है हमारे और शौ, इन वर्णों का उच्चारण क्या है? दंत होता है। जीभ के ऊपरी दांतों से टकराने से जो आता है उसको हम दंता कहते हैं। जीभ के ऊपर दांत, अब दांत भी हम दंता कह रहे हैं। दंता भी कौन सा? जो ऊपर वाले दांतों को स्पर्श कर रही, तो में, थो में, दो में, धो में, नौ में, शौ में, इन सभी वर्ण का स्थान क्या है? ऊपर है। ऊपर वाले दांत को, दांत भी तो 2 है भाई, ये ऊपर वाला मुश्किल है, नीचे वाला ऊपर वाला। अगला आता है उपम ध्यान मानियानाम ओष्टौ। 18 प्रकार के उकार आते हैं। पौ वर्ग आ गया, फिर पौ, फौ, बौ, भौ, मो, उपध्यानीयम विसर्ग, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ मतलब होठों में है। एक जब उच्चारण करेंगे तो आपस में मिल लेंगे, पौ, फौ, बौ, भौ, मो, ये सब क्या है? और 18 प्रकार के उकार जो होंगे, ऊ भी 18 प्रकार के होते हैं, ख्याल रही, ऊ फिर बड़ा ऊ फिर ऐसे करके और 18 कुल में आ गया 18 उकार मतलब ऊ होते हैं, उनके प्रकार होते हैं। फिर आता है यमड़नानाम नासिका च, योमड़ो नो, ये सब क्या है? नासिका से आते हैं, नाक से, यहाँ से मतलब उच्चारण आएगा, नो, यो, मो भी यहीं से आता है, नो, यो, नो, अणो, ये सब क्या है? नासिका के आता है। और तालु कहने का मतलब पहले यो का स्थान तालु है, मो का स्थान ओष्ठ है, दूसरे यो का स्थान कंठ है और रणों का मूर्धा है, नो का स्थान दंत है। तो इसमें ये क्या है? ये हमारे स्थान के बता रहे हैं, जो हमारा मो का स्थान ओष्ठ, जो मो आता है ओष्ठ से आता है, इसमें हम बता रहे हैं कि यो, मो, नो, नो, इनका स्थान नासिका भी होता है। मतलब 2 चीजें होती है मो में, यानी कि मो का क्या? ओष्ठ भी होता है, साथ ही साथ नासिका भी होता है। अब इसमें यो का मो का स्थान ओठ है, ऋणों का कंठ है, ऋणों का मूर्धा है। अब जब अंगों, अगर अंगों का कहना तो ध्यान देना, अंगों में क्या है? हमारा कंठ मार चाहिए, अंगों तो कंठ से आवाज आनी चाहिए। और ऋणों में क्या आनी चाहिए? ऋणों में ऊपर मूर्धा में जाना चाहिए, ऋणों हमारी जीवा ऊपर जानी चाहिए हमारी, ऋणों। और दंत में क्या है? नो के दांत, दो जो नो है उसका स्थान दांत भी है, नो भी है, नो तो दांत भी स्पर्श करना चाहिए। जब उच्चारण कर रहे हैं तो उसका नो का उच्चारण करते समय इसका दांत होना चाहिए, इसका स्पर्श होना चाहिए। तो ये हमने बताया, इनका स्थान नासिका भी है और साथ साथ ये भी इनका अलग अलग है, ये हमने समझ लिया है। तो आता है ए, दे, तोह, कंठ, तालु। ई और आ का उच्चारण कंठ और तालु होता है, इसका हमें समझना चाहिए। तो इनका स्थान कंठ और तालु 2, किसका? ए और आ का। अगला आता है वकारस्य दंतोष्टम। वकार और दंत और ओष्ठ का स्थान, वकार का दंत और ओष्ठ का स्थान। वकार का उच्चारण स्थान दांत होता है और होंठ दोनों होता है वकारस्य का, यानी कि
वो का उच्चारण स्थान क्या है, दांत और ओठ दोनों है, दंत और ओष्ठ दोनों स्थान इसके हो गए हैं। तो अगला आता है जीवामूलस्य जीवामूलम। जीवामूल्यम विसर्ग का जीवामूल स्थान होता है क्योंकि इसका उच्चारण सीधे जीव के मूल भाग से होता है। ये हमने जीवामूलस्य जीवामूलम कहा, हमने जीवामूल्यस्य जीवामूलम। अगला आता है नासिका अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण नासिका की सहायता से होता है, तो अनुस्वार का स्थान कहाँ हो गया, नासिका हो गया। रामम, तो मो का है नासिका, रामम, तो उच्चारण का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अनुस्वार है वो यहाँ से हमें नाक, उसके उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, नाक से होगा, नासिका से होगा। उसके बाद अगला आता है यंतो द्विधा आभ्यंतरो बाह्य से दो हमारे कहा प्रयत्न होते हैं, एक बाह्य एक आभ्यंतर। आभ्यंतर हमने कहा 5 होते हैं, स्पष्ट, ईसत, स्पष्ट, ईसत, द्विवृत्त, विवृत्त और संवृत्त, ये क्या है 5 प्रयत्न होते हैं, अंत प्रयत्न होते हैं, मतलब बाह्य आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। और ऐसे ही क्या है 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। हिरस्या वर्णस्य प्रयोगः सवर्तम प्रक्रिया दशायाम तु विवर्तमेयो। अब 12 प्रत्यय हमने 11 प्रत्यय वायु के बता रहे हैं, तो कौन कौन से होते हैं, विवार होता है, संवार होता है, श्वासो होता है, नादो होता है, नाद होता है, मतलब घोष होता है, अघोष होता है, अल्पप्राण होता है, महाप्राण होता है, उदात्त होता है, उदात्त होता है, स्वरित होता है। ये 11 क्या होते हैं, बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो फिर ये बताने का प्रयास हमने कहा, फिर कादयो मावसानाम स्पर्शा, फिर यणोन्त स्ताह, ये हमने समझा। फिर हमने कहा कि इसमें यहाँ पर तालिका दी है कि इस जो हम आभ्यंतर बता रहे हैं उसके हमने बताया कि स्पृष्ट हो गया, ईशत स्पृष्ट हो गया, ईशत द्विवृत्त हो गया, विवृत्त हो गया, संवृत्त हो गया। इनको जो हमने ये 5 जो हमने आभ्यंतर जो प्रयत्न बताए हैं उनके भी आप हमने क ख ग घ अंगो च छ ज झ यो ट ठ ड ढ ण त थ द ध नो प फ ब भ मो, ये सब क्या है स्पृष्ट है। आभ्यंतर भी कौन से हैं, आभ्यंतर प्रत्यय के अंदर भी कौन, आभ्यंतर प्रत्यय के अंदर स्पष्ट जो है हमने 5 कहा, 5 में पहला जो स्पष्ट है वहां से आता है, इस वर्ण वहां से हम आते हैं, ईसत स्पृष्ट वाले के अंतर्गत आते हैं। तो आता है ईसत स्पृष्ट, य व र श ल आता है। फिर आता है ईसत द्विवृत्त आता है, तो श कौन सा वाला, तालु में जो सो जाएगा निसर्जन वाला सो, तालु स मूर्धा में जाएगा, ऊपर जाएगी जीवा। री ए ह और औ आता है। फिर विवृत्त में अ ई उ री आता है। उसके बाद फिर संवृत्त में हिरस्व अवर्ण का उच्चारण काल में केवल संवृत्त प्रयत्न ओ और आई आता है। तो ये हमने देखा। इसी प्रकार से बाह्य प्रयत्न का होता है विवाह, श्वास, अघोष में क ख च ड ढ ट ठ त थ प फ श स स। संवाद नाद घोष में क ख ङ ज झ यो ड णो णो द ध नो ब भ मो य व र ल ह, ये सभी स्वर लौ, सभी स्वर लौ। फिर अगला अल्पप्राण महाप्राण उदात्त में आता है क ख ङ ख ङ। अल्पप्राण में आता है महाप्राण हो गया, उदात्त हो गया। अल्पप्राण महाप्राण उदात्त में 3 आते, अल्पप्राण हो गया, महाप्राण हो गया, उदात्त में आते हैं हमारे क ख ङ। फिर अगले में आता है च ज यो ट ठ ढ त द नो प फ मो प प ब मो य व र ह। और उदात्त में आता है क घ छ ज ठ ड थ ध फ भ स स औ आता है। स्वरित में अ ई उ री री ए ओ आई आता है। तो फिर हमने अगला सूत्र था हमारा अणुदिष्ट सवर्ण, अणुदिष्ट सवर्णिष्ठ चा प्रत्यय प्रत्यय, अणुदिष्ट सवर्णस्य चा प्रत्यय प्रत्यय, स्पष्ट बोलो चरण, प्रत्यय प्रत्यय। ओ भी आता है, र पूरा है तो भी आता है, प्रत्यय, स्पष्ट बोले। तो अगला ये देखा हमने, इसी के अंदर हमने देखा कि ऋकार 63 एचो द्वादशानाम अनुनासिका अनुनासिकः भेदीन यवला द्विधा तेना नुनासिकास्ते द्वयोः संज्ञाः, ये हमने देखा। एक सूत्र था अत्रेणाम परेण रणकारेण, ये भी हमने देखा। इसी क्रम में अगला देखा फिर संहिता संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र होता है पर सन्निकर्ष संहिता। दूसरा संयोग संज्ञा विधायक सूत्र संज्ञा सूत्र होता है हलोन्तरः संयोग। पद संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र हो गया सुप्रीतिगंत पदम।
अगला हमने देखा इसी क्रम में अभ्यास प्रश्न पूछे थे यहाँ पर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 सूत्र यहाँ पर दिए, सारांश से बातें यहाँ पर दी है। सौवर्ण हमने कहा जिसमें क्या हो, जिसमें सौवर्ण के लिए स्थान और प्रयत्न जिसमें समानता होती है इसको हम सौवर्ण कहते हैं। सौवर्ण संज्ञा में आभ्यंतर प्रयत्न को विशेष लेते हैं, लेकिन बाह्य प्रयत्न को भी लेते हैं। किसी वर्ण के स्थान पर कोई आदेश करने पर क्रिया किया जाएगा, कोई अगर आदेश होगा तो वहां पर हम क्या करते हैं, बाह्य प्रयत्न का हम प्रयोग करते हैं। दो वर्णों का आपस में स्थान अगर प्रयत्न अगर एक ही होगा, उच्चारण स्थान, उद्गम स्थान और उनका आपस में प्रयत्न अगर समान होगा तो उसको हम सौवर्ण कहेंगे। जैसे हमने कहा कि क का भी उद्गम स्थान जो है कंठ से है, आ का भी उद्गम स्थान क्या है, कंठ है, स्थान कंठ है, दोनों का प्रयत्न भी क्या है, विस्वृत है, अथवा ये क्या आएगा, इसकी सौवर्ण संज्ञा हो जाएगी, इसको हम सौवर्ण नाम से पुकारेंगे। तो ये अ और आ वर्ण क्या है, सौवर्ण वाले के अंतर्गत के नाम के अंतर्गत आएंगे। तो इसी क्रम में हमने देखा कि हमने प्रयत्न जो होते हैं, इसमें देखा कि जो हमारा प्रयत्न जो है दो प्रकार के होते हैं, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य में 11, आभ्यंतर में 5, ये हमने देखने का प्रयास किया। पहले में आभ्यंतर हमने कहा 5, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईशत द्विवृत्त, विवृत्त संवृत्त हमारे क्या है, आभ्यंतर थे। बाह्य में हमने कहा 11 होते हैं। 11 में हमने कहा कि 11 जो प्रयत्न जो है उसमें कहा विवाह, श्वास, अघोष, संवाद, नाद, घोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये हमने कहा। फिर इसी क्रम में अगला क्रम में बड़े शब्दावली यहाँ पर दिया, अभ्यास प्रश्न का उत्तर यहाँ पर जो आगे प्रश्न पूछे उसका उत्तर यहाँ पर दिया है। संदर्भ ग्रंथ सूची उपयोगी पुस्तक है, निबंधात्मक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। पहला प्रश्न, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं उनकी व्याख्या कीजिए। प्रयत्न की परिभाषा करते हुए भाई प्रयत्न को उदाहरण से बताइए। सौवर्ण संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र की व्याख्या करके उनको वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। अणुदित्स सवर्ण चार प्रत्यय सूत्र की व्याख्या कीजिए। हमने कहा महत्वपूर्ण सूत्र ये आने की संभावना इसकी बिल्कुल है। अणुदित सवर्णस्य च, अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, हमने कहा स्पष्ट बोले, प्रत्यय, पौ भी आधा है, रौ पूरा है, तो आधा है, प्रत्यय पीछे क्या है, विसर्ग है। सूत्र की उदाहरण से व्याख्या कीजिए। अगला तीसरी इकाई में प्रवेश करें। इकोनोमिक्स सूत्र से लेकर हलोन तस्य तक हमें सूत्र की व्याख्या करनी इकाई की रूप यहाँ पर दी गई है। इसका प्रस्तावना उद्देश्य है, संधि विधायक विधि सूत्र दिया है, इकोनोमिक्स सूत्र दिया है, एक स्थानीय इत्यादि संहिताया विषय शुद्ध उपास्य इति बारे में दिया हमने। फिर नियम कारक परिभाषा सूत्र दिया था, तस्मिन् सन्निधः निर्दिष्टे पूर्वस्य अर्थ व्यवधान अव्यवधान के बारे में समझा। फिर नियम कारक परिभाषा सूत्र दिया था, स्थानीय अंतरतम प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात् शुद्ध उपास्य इति जाति। द्वितीय विधायक सूत्र दिया है, अनुचिचो अचः परस्पर द्वयो अचः परस्य यरो द्वे वा स्तो न त्वचि इति धकार से द्वित्वम, द्वितीय यहाँ पर हो जाता है, मतलब दो दोह बन जाते हैं, कैसे बनते उसके बारे में यहाँ पर दिया है। फिर अगला हमने कहा कि झषत्व विधान करने वाला विधायक सूत्र हमने देखा, करने वाला विधि सूत्र है, इसमें झलाम झष झषी सूत्र देखा। लोप विधायक सूत्र हमने देखा, संयोगांत लोप देखा हमने। अंत्य अल आदेश परिभाषा सूत्र हमने देखा। अलोन्तस्य को हमने देखा सूत्र को। उसके बाद हमने देखा कि वार्तिक गण प्रतिषेध वाच्य था। उसी अगले क्रम में हमने देखा कि इसमें सूत्र दिया शुद्ध उपास्य मध्वरी के बारे में, धातांश के बारे में दिया था। फिर इसका जो सूत्र को मैंने यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, उसका कैसे हम विग्रह करते हैं, कैसे उसको हम उसका आदेश होता है, कौन सा उसका संधि होता है, इसके बारे में बताने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में अगला संधि करने का फिर हम बताने का प्रयास किया। फिर इसी क्रम आगे बढ़ रहा था, फिर अभ्यास प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर 8 और 9 10 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर सारांश बातें यहाँ पर दी कि यहाँ पर कहा कि दो शब्द हमने यहाँ पर कहा था कि हमें क्या समझना है। यहाँ पर व्याकरण में हमें संज्ञा प्रकरण हमें समझना, लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर हमें संज्ञा प्रकरण को समझना है, उसके अंदर अच संधि को हमें समझना है। अब अच संधि में दो चीजें होती, अच और संधि। अच में हमने कहा कि वर्ण होता है, वहाँ पर अच का प्रत्याहार होता है, उसके लिए हमें 14 सूत्र पता होने चाहिए। अ उण रिलिक ए ओं अय वच हाय वट लण यम गणनम झबई घट दश जब घट दश खब छट चटतौ कपई सस्तर हल, ये 14 सूत्र में पता होने चाहिए। हमने कहा पता होने से नहीं, लिखना भी आना चाहिए भाई, लिपिबद्ध करना भी आना चाहिए। कह दो भाई आपको आता तो लिख के दिखाओ ना, फिर तब जाके काम पूरा होता है। लिपिबद्ध करना आना चाहिए, इसमें बोलना आना चाहिए, स्पीकर करना आना चाहिए और याद होना चाहिए। तो यहाँ पर भी सूत्र दिया है, तो उसमें हमने कहा क्योंकि हमें यहाँ पर असंधि समझना है, तो असंधि संधि तो बाद में समझना, बाद की बात समझने वाली बात है। इससे पहले हमें क्या समझना है भाई, वर्ण को समझना है, तो सूत्र को समझना है। वर्ण का स्थान कहाँ है, उसका प्रयत्न कहाँ से होता है, कौन शब्द कहाँ से आता है, उसका स्पष्ट उच्चारण करना आना चाहिए, वर्णमाला का हमें ज्ञान होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये बातें यहाँ पर दी थी। हमने कहा कि स्वर क्या होता है, 13 स्वर होते हैं, हमने कहा कि 13 स्वर होते हैं और 36 व्यंजन होते हैं, हमने कहा 33 उन्होंने कहा 25 जो मैंने कहा 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, हमने कहा
क ट क से लेकर के म तक। उसका फिर हमने कहा कि दो य व र ल श ह तक, ये 8 वर्ण क्या होते हैं हमारे, 8 वर्ण ये हो गए हमारे। उसके बाद हमारे 3 वर्ण क्या मिश्रित होते हैं, 33 तो ये रहा, 34, 35, 36 ऐसे वर्ण होते हैं। तो व्यंजन और कौन से दोनों को योग से हम वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजन के योग की जो वर्णों का योग को हम ऐसी माला को हम वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजनों के अक्षरों के वर्णों की वर्णमाला को या अक्षरमाला को बात एक ही है, तो वर्णमाला उसको कहते हैं। तो 2 वर्ण यहाँ पर समझना है। अच और संधि को समझना है, तो संधि को समझने पहले में अच को अर्थात वर्ण को हम पता होना चाहिए, वो ज्ञान होना चाहिए। शब्द यहाँ पर दिए गए, शब्दावली यहाँ पर दिए गए हैं, शब्द दिए गए, उसका संस्कृत का हिंदी में क्या होता है इसके बारे में बताने का प्रयास इसे दिया है कि यहाँ पर गत्यादि मतलब होता है गति आदि होता है, पत्यादि मतलब पति आदि होता है, नद्यादि मतलब नदी आदि होता है, न यद्यत्र यद्यत्र मतलब यहाँ जो यहाँ हो, ऐसे यहाँ पर अध्याय प्रश्न जो आगे प्रश्न दिए उसका उत्तर यहाँ पर दिया है, संदर्भ ग्रंथ सूची दी है, क्योंकि पुस्तक यहाँ पर दी है। प्रश्न पूछा है इको सूत्र की उदाहरण व्याख्या कीजिए, बताइए भाई सिद्धनुपाश्य पर कुछ विस्तारपूर्वक सिद्ध कीजिए, धातन शब्द की सूत्र सिद्ध कीजिए, पूर्व सिद्ध करके बताओ, द्वितीय विधायक विधि सूत्र को उदाहरण से व्याख्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। 7 अंक का यहाँ पर लघु प्रश्न पूछने वाला पूछा जाता है, दीर्घ तो नहीं आएगा, 15 अंक तो नहीं आएगा, लेकिन 7 अंक छोटे लघु प्रश्न यहाँ से आएंगे। व्याकरण वाला भाग जो हमारा दिया गया 3 बातें समझने, पद्य गद्य व्याकरण, व्याकरण से हमारे छोटे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, अधिक से अधिक छोटे प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। 4th इकाई में एचो अय आय औ आव सूत्र से लेकर के सूत्रा असिद्धिम सूत्र हमें व्याख्या करनी है। इकाई की रूपरेखा यहाँ पर दी है। 4th की प्रस्तावना उद्देश्य अयादेश विधायक विधि सूत्र दिया है, एचो अय आय औ आव यहाँ पर दिया गया, अर्थ इसके बारे में बताया है। फिर नियम विधायक परिभाषा सूत्र दिया है, यथा संज्ञम अनु देश और समानाम। इसके बाद अयादि संधि में ओ का उदाहरण यहाँ पर देने का प्रयास किया है। नायक नेदन अकह पावक पौधन अकह बारे में दिया है। विग्रह कैसे होता है, आदेश कैसे होता है, संधि कैसे होता है, देने का प्रयास किया है। अब आदेश विधायक विधि सूत्र दिया है, वांतो यी प्रियतये प्रिय बताने का प्रयास गव्यों के बारे में यहाँ पर दिया है, नाव्यों के बारे में दिया है। अगला आता है गुण संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र दिया है। अदेंग गुण नियम सूत्र तपरस तत्कालस्य तब रस तत्कालस्य बारे में दिया है, सूत्र नियम सूत्र दिया गया है। अगला आता है कि गुण संज्ञा विधायक विधि सूत्र बताइए, आदह गुण के बारे में दिया है। अवर्णा दचि परे पूर्व पर यो रेको गुण आदि शिष्यात उपेंद्र गंगोदक ये बारे में दिया है। उदाहरण यहाँ पर संधि के उदाहरण और भी दिए गए हैं, उसका कैसे विग्रह होता है, कैसे आदेश होता है, कैसे संधि बन जाती है, इसके बारे में बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। फिर इत संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है। उपदेश अजनुनाशिक इतः यहाँ पर दिया गया है। फिर आता है प्रतिज्ञानुनाशिक्या पाणिनीय बारे में यहाँ पर दिया है। रौ प्रत्याहार की सिद्धि दी है, रौ प्रत्याहार का प्रयोजन दिया है। उर्ण रपरः रि इति त्रिंशतः संयुक्तम तत्स्थाने योणम स रपरः सन्निवेदः प्रवर्ते कृष्ण तव लकारः, जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया है। फिर रौ प्रत्याहार का उदाहरण दिया है, लगा दिया है। फिर गुण संधि कैसे, विग्रह कैसे, संधि कैसे, इसका आदेश कैसे, संधि होती है बताने का प्रयास। लोप विधायक विधि सूत्र दिया है, लोपः साकलस्य बारे में बताया है। अवर्ण पूर्वयोः पदांत योर यवरोर योर वयोर लोपो वाशशी परे। उच्चारण नहीं हो पा रहा है तो पता नहीं चिन्ह में कैसे बना है, पदांत बना है, योर यो बना है, वयोर लोपो वाशी परे कैसे नहीं आएगा, अभ्यास से आएगा। तो ऐसे सूत्र हैं, कैसे बनते हैं सब व्याकरण में देखना पड़ता है कि कैसे इतना बड़ा इकट्ठा है एक साथ संधि शब्द है ये। तो पदांत है, योर यह है, योर यह, वयोर लोपो वा अशी परे। अधिकार सूत्र है, पूर्वात्र असिद्धम सूत्र दिया गया, इसकी व्याख्या अर्थ बताओ, व्याख्या बताओ ये बताया है। फिर विग्रह आदेश संधि दिया है। प्रश्न पूछे गए हैं, 8 प्रश्न ये हैं, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 प्रश्न आप पूछे। फिर साधन से यहाँ पर बातें दी गई हैं कि हमने यहाँ पर अयादि संधि के बारे में पढ़ा है। शाकलस्य ऋषि के बारे में हमने कहा था कि यहाँ पर क्या है, लोपः शाकलस्य सूत्र, शाकलस्य ऋषि के कारण यहाँ पर इनका नाम लोपः शाकलस्य सूत्र बना है। इसकी व्याख्या कीजिए, उदाहरण से इसका अर्थ बताइए, इसकी व्याख्या कीजिए और उदाहरण से बताइए। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। फिर हमने देखा शब्दावली है, जहाँ प्रश्न जो आगे पूछे उसको उत्तर यहाँ पर दिए, ग्रंथ यहाँ पर दी है, पुस्तक यहाँ पर दी है, प्रश्न पूछे गए हैं। तप रस तत्कालस्य सूत्र की व्याख्या कीजिए, लोप विधायक विधि सूत्र की समझाइए, र प्रत्याहार को उदाहरण बताइए, गुण संज्ञा की परिभाषा करते हुए नायक प्रयोग की शुद्ध कीजिए। यहीं पर 4th इकाई को विराम, 5वीं इकाई में प्रवेश वृद्धि रादेश से एक पदांत तक हमें समझना है। तो इकाई की रूपरेखा यहाँ पर दी गई है। प्रस्तावना उद्देश्य वृद्धि संज्ञा के बारे में दिया है, वृद्धि रादेश के बारे में यहाँ पर देने का प्रयास किया है। फिर हमने समझा वृद्धि रेचि के बारे में, कृष्ण तत्व के बारे में, गंगोत के बारे में, देव ऐश्वर्य के बारे में समझा।
पीछे क्रम में अगला सूत्र था एत्येधत युष्टसु के बारे में समझा। एत्ये धत युष्टसु के बारे में दिया गया है। फिर अगला अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है, इसका उपेति उपेधति के बारे में दिया है। फिर अगला था वाच फोर अक्षा दुहिन्याम मुप संख्यानाम अक्षोहिणी सेना के बारे में समझा। फिर प्रादुहोडो डये येसु के बारे में प्रोड प्रोडी प्रेष्य पेश्य के बारे में दिया है। इसके बाद आता है वार्तिक ऋत्ति च तृतीया समासे सुखे ऋतः सुखार्थः तृतीयेति किम परमतः के बारे में यहाँ पर दिया है। फिर सातवां छठा है सातवां में चरण में वा छः वत्सतरः कम्बलः वश नारण दशानां ऋणे प्रारणं वत्सतराणम इत्यादि बारे में यहाँ पर दिया गया है। अगला सूत्र था फिर वही व्यंजन संधि विग्रह आदेश और संधि कैसे होता है बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। अगला था उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र बताइए। उपसर्ग क्रिया योगे ही पर्यादय क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा स्यु। हमने कहा कि उपसर्ग होते हैं 22 उपसर्ग होते हैं। परा अपशम अनु अवनिश निर दुष दुर्वी आंगनी अधि अपि अति श्रु उत अभि प्रति परि उ प्र एते प्रादय। ये क्या होता है, हम कहते हैं सुस्वागतम कहते हैं तो सुधन स्वागतम, सु मैंने और अच्छा होता है, अपि मैंने अपि ऐसे आता है। अधिपति हम कहते हैं तो ये हमने समझने का प्रयास। उत्तम कहते हैं, अति उत्तम कहते हैं तो अति भी क्या है, आगे उसके आगे जो लगा है वो भी क्या है उपसर्ग है। हम प्रकृति कहते हैं, कृति के आगे प्र लगा, प्र भी क्या उपसर्ग है, प्रकृति जो बनना है। आगे उसका अगला सूत्र आता है भूवादयो धातुः। उसके आता है उपसर्गाः धृति धातु के बारे में दिया है। पर रूप संधि के बारे में दिया है। यहाँ पर रूप विधायक विधि सूत्र के बारे में बताया है। पर रूप संधि पर रूप विधायक विधि सूत्र क्या होता है अगर पूछ लेंगे तो बताएंगे हम एंगी पर रूपम के बारे में बता देंगे कि ये चीज होता है। इसका उदाहरण के प्रजति उपोषति होता है। अगला आता है टी संज्ञा विधान करने वाला संज्ञा सूत्र बताइए। ए जो अंत्य यादि टी ही के बारे में यहाँ पर दिया गया है। अंचा मध्य योन्तयः स आदि आदिर्यस्य तटिः संज्ञा स्यात् इसके बारे में दिया है। फिर अगला आता है वार्तिक शक्नध वादिषु पर रूपम वाच्यम, ये सूत्र अगला दिया है। इसका अर्थ क्या होता है, संधु अगला बताया। इसका होता है शकंधु कर्कधंधु मनीषा के बारे में यहाँ पर दिया है। फिर अगला दिया था उमांगोश्च पर रूपम विधायक सूत्र यहाँ पर दिया है। ओमी आंगी चात परे पर रूपम एकादश स्यात् के बारे में। अगला सूत्र है अतिदेशी सूत्र अंतादिवच्चः के बारे में दिया। अगला सूत्र इसका उदाहरण यहाँ पर दिए गए। अगला दीर्घ संधि के सूत्र उदाहरण यहाँ पर दिया है। सवर्ण दीर्घ विधायक विधि सूत्र अकः सवर्णे दीर्घ अकः सवर्णे सवर्ण हमने कहा जहाँ पर क्या प्रयत्न और उच्चारण एक स्थान हो, जैसे हमने और आगे बताया था उसका उच्चारण स्थान भी और दोनों एक ही होता है, इसलिए उसका नाम उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर सवर्ण संज्ञा उसकी हो जाएगी। तो अकह सवर्णे दीर्घ कहा ताकि हम जैसे ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं तो अ और आ, जहाँ पर अ और आ होगा तो वहाँ पर आ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अकह सवर्णे दीर्घ जहाँ पर दो सवर्ण होंगे, जैसे हमने कहा ज्योतिष कहा ज्योतिष सौ में अ है तो अ एक हो गया और ये भी क्या है सवर्ण है। और आ हमने कहा ज्योतिषाचार्य आचार्य कहा आचार्य में आगे आ है, ये भी क्या है सवर्ण के अंदर आता है। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। ये अ और आ के योग से आ बन गया, ज्योतिषाचार्य बन गया। अकौ सवर्णी दीर्घ सूत्र से बना, पाणिनि के सूत्र के माध्यम से दैत्यारी ऐसी बना। फिर यहाँ पर और उदाहरण यहाँ पर देने का प्रयास। अगला आता है पूर्व रूप संधि का विधान करने वाला सूत्र आता है। यहाँ पर से पूर्व रूप एकादश संधि प्रारंभ में की जा रही है। एंग पदांतादति के बारे में अगला सूत्र दिया है। पूर्व रूप संधि उसका उदाहरण यहाँ पर दिया है। विग्रह कैसे होता है, आदेश कैसे होता है, संधि कैसे होती है। फिर अगला आता है अभ्यास प्रश्न पूछा है। अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं 11 ये हैं, 15 ये है, 15 16 17 इनकी 24-25 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। सारांश से बातें यहाँ पर दी गई है कि हाँ हम यहाँ पर वृद्धि संधि के बारे में, पररूप संधि के बारे में, दीर्घ संधि के बारे में, पूर्व संधि के बारे में यहाँ पर हमने समझने का प्रयास इकाई में करा। 22 उपसर्ग होते ये भी हमने समझने का प्रयास किया। एक सूत्र था भूवा दयु धातु, इस सूत्र से धातु संज्ञा होती है, ये हमने समझने का प्रयास किया। और भी 2-3 बात हमें यहाँ पर समझी। तो शब्दावली यहाँ पर दी गई है, अभ्यास प्रश्न यहाँ पर दिए हैं और संदर्भ ग्रंथ सूत्र यहाँ पर दिए, उपयोगी पुस्तक यहाँ पर दी है। 4 प्रश्न पूछे गए हैं। दीर्घ संधि कहाँ पर होती है, उदाहरण सूत्र को उदाहरण से व्याख्या कीजिए। उपसर्ग कितने प्रकार के 22 उपसर्ग होते हैं कि नहीं, 5 उपसर्ग का उल्लेख करके उदाहरण से सिद्ध करना है उसको। तृतीय व्यक्ति के वार्तिक की व्याख्या कीजिए। पूर्व संधि को उदाहरण से समझाइए। इस तरह यहाँ पर 4 प्रश्न यहाँ की इकाई 5वीं पूर्ण होती है। छठी इकाई में प्रवेश करते हैं, अंतिम इकाई में प्रवेश करें। सर्वत्र विभाषा गो से ऋत्यक सूत्र में व्याख्या करनी है। इकाई की रूपरेखा यहाँ पर दी गई है। प्रस्तावना है, उद्देश्य प्रकृति सूत्र के बारे में, सर्वत्र विभाषा गो के बारे में यहाँ पर दिया है। अत्र और उसका उदाहरण यहाँ पर गो अग्रह बारे में दिया है।
पदान्ते किम गोः सर्वादेशीय विधान करने वाला परिभाषा सूत्र दिया है अनेकालः सर्वस्यः। इसके बाद अगला आता है डिच्चः, अनेन काल आदेश का उदाहरण यहाँ पर दिया है, अनेक काल आदेश का उदाहरण और डिच्चः के बारे में यहाँ पर दिया है। अगला सूत्र आता है अवंग स्फुटायनस्य, अवंग स्फुटायनस्य के बारे में सूत्र दिया है। अगला सूत्र आता है बताइए पदान्ते किम, अगला आता है अवंग आदेश विधायक विधि सूत्र इंद्रिय च। अगला सूत्र दिया है कि प्लुत आदेश विधायक सूत्र बताइए दूराधूते च। अगला सूत्र है प्रकृति भाव विधायक सूत्र प्लुत प्रक्रिया अचे नित्यम। अगला सूत्र है प्रगृहम संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र बताए ईदुदेद द्विवचनम प्रगृहम हरि एतौ। यहाँ पर हरि और ए तो दोनों का होता है लेकिन फिर अलग अलग होता है, यहाँ पर द्विग्रह होता है। ऐसे आता है प्रगृह संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र अदशुमात। इसी क्रम में बताने का प्रयास किया गया। अगला क्रम में आता है निपात संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र चादयो असत्वे, आता है निपात संज्ञा विधायक सूत्र प्रादयो एते अपि तथा। अगला आता है प्रगृह संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र बताइए निपातः एकांजनांग। अगला सूत्र आता है, इसका उदाहरण यहाँ पर देने का प्रयास किया गया है उमेशः इंद्रः। अगला है प्रगृह संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र बताए ओतः। अगला है संबुद्धौ साकल्यस्य इष्ये, संबुद्धौ साकल्य इष्ये तवानार्से, संबुद्धौ साकल्य इष्ये तावनार्से, संबुद्धौ साकल्य इष्ये तावनार्से। सूत्र दिया है विष्णु इति ही ये सूत्र है संबुद्धो साकल्य तावनार्से वाला सूत्र दिया है। अगला सूत्र है वकार आदेश विधायक विधि सूत्र है मय उमो वो वा दिया है, मय परस्य उमो वो वा इष्यादसी। फिर आता है ईको सवर्णे साकल्य हिरश्च, ईको सवर्णे साकल्यस्य हिरश्च। ये सूत्र पे अगला आता है वैकल्पिक द्वित्व विधायक विधि सूत्र अचोरहाभ्याम द्वे है। अगला आता है वार्तिक न समासे वाप्यस्वः। अगला आता है नित्यकः इति पदान्ता अख प्रागवदः वा ब्रह्मऋषि वाला जो बनता है इसमें दिया है। प्रश्न पूछे गए 15, 16, 18, 19 प्रश्न पूछे गए हैं। अगला आता है सारांश और बातें दी गई है, हमने ये बात समझी यहाँ पर। इसका शब्दावली यहाँ पर दी गई है। इसके बाद यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, संदर्भ ग्रंथ ऊपर की पुस्तकें दी हैं, प्रश्न पूछे गए हैं। बताओ एतन मोरारी प्रोको सूत्र को सिद्ध करो। पहला सूत्र, पहला प्रश्न। दूसरा सर्वत्र विभाषा को सूत्र की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न निपात संज्ञा को उदाहरण बताइए। चौथा है प्रति इकाई में यहाँ पर आधार पर कोई इकाई में 3 प्रयोगों को सिद्ध करके अभ्यास के लिए 3 प्रयोगों को सिद्ध कीजिए। तो यहीं पर इकाई क्या पूर्ण होती है। और ये हमने जो कल करना था वो आज कल हो नहीं पाया, आज हमने करा। तो ये हमने देखा। अब इसका पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज की पाठशाला में जो हमें करना था तो पुनरावृत्ति हम करें। पुनरावृत्ति में यहाँ बात हमको दी गई है। हमने कहा कि ये हमें आज पुनरावृत्ति करनी, पूरी इकाई में पुनरावृत्ति करनी थी। संपूर्ण जो हमारे ये स्नातक द्वितीय वर्ष में जो पहला प्रश्न पत्र है संस्कृत साहित्य का जो आज 15वें दिन में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल के दिन में परीक्षा हो जाएगी, फिर 16 दिन हमको मिलते हैं। एक प्रश्न को पढ़ने के लिए हम, एक प्रश्न पत्र को समझने के लिए हमें 16 दिन मिलते हैं। तो आज परीक्षा देखने का अंतिम दिन है, कल परीक्षण करने का दिन होगा, टेस्ट का दिन होगा। तो इसलिए हो नहीं पाएगा, इसलिए पूर्णतः हो नहीं पाएगा। तो पहले इसके करना, आज इसको पूर्ण हमें देख लेना, इसको रिवीजन हमें कर लेना है। रिवीजन किया अपन तृतीय दिन में प्रवेश करें हैं। तो पद्य गद्य व्याकरण हमने देखा। तो आप देखिए कि हमने अनुक्रम यहाँ पर दिया गया है। खंड 1 है पद्य काव्य किराताजन्यम प्रथम सर्ग है। दूसरा खंड 2 पद्य काव्य कुमार शर्मा प्रथम सर्ग है। खंड 3 कादंबरी शुक्राजु मात्र है। चौथा खंड लघु शतांग कौमुदी संज्ञा प्रकरण असंधि है। यहाँ पर देखना कि ये प्रश्न संख्या यहाँ पर दी गई है हमें, और यहाँ पर इकाई का नाम दिया है। इसका इकाई पहली दूसरी दी है, यहाँ पर नाम दिया गया है, और हमने कौन सी तिथि में पढ़ा वो भी हमें यहाँ पर दिनांक दिया गया है। समझ आइए। पहली इकाई थी, पहला खंड था पद्य काव्य किराताजन्य प्रथम सर्ग को समझा। पहली इकाई में भावी परिचय समय महाकाव्य के रूप में किराताजन्य का मूल्यांकन हमने करा। 2 से 17 प्रश्न में समझा। इकाई दूसरी में किराताजन्य श्लोक संख्या 1 से 15 तक, 18 से 32 तक समझा। इकाई तीसरी किराताजन्य श्लोक संख्या 16 से 30 तक, 33 से 49 प्रश्न में समझा। इकाई चौथी श्लोक संख्या 31 से 46 तक, 50 से 66 श्लोक तक हमने समझा, 50 से 66 श्लोक तक। अगला इकाई 5वीं अंतिम इकाई प्रथम सर्ग की महत्वपूर्ण सूक्तियां हमने कहा था। 15 सूक्तियां महत्वपूर्ण सूक्ति दी गई है। इसमें 7 हमारे किरात के द्वारा, 8 हमारे द्रौपदी के द्वारा बताई गई थी। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रश्न संख्या 2 से लेकर के 85 प्रश्न तक हमारे ये इकाई पहले खंड को हमने समझने का प्रयास किया। तो यहाँ पर 2 तारीख को हमने पहली इकाई को
3 फरवरी को हमने 2 फरवरी को हमने पहली इकाई देखी, 3 फरवरी को हमने दूसरी और तीसरी इकाई को देखी, 4 फरवरी को चौथी और पांचवी इकाई को हमने समझा। इस तरह से हमने पहले खंड को विराम दिया था। 4 फरवरी को 5 फरवरी को हम दूसरे खंड में प्रवेश किए। खंड का नाम था पद्य काव्य कुमार संभव, प्रथम सर्ग था। प्रश्न संख्या 86 प्रारंभ हुआ। 5 इकाई इसमें भी दी गई, 5 इकाई इसमें है, 5 इकाई इसमें है, 5 इकाई और 6 इकाई इसमें दिए हैं। 5, 10, 15 और 6, 21 इकाई की पूरी यहाँ पर दी गई हैं। 4 खंड दिए गए हैं, 4 खंड के अंदर 21 इकाई दी गई हैं। तो पहले खंड को विराम, दूसरे खंड में प्रवेश हम करिए। 5 फरवरी को हम प्रवेश करें। पहली इकाई में कालिदास का परिचय, समय और महाकाव्य गुरु कुमार संभव का मूल्यांकन था। दूसरे में श्लोक संख्या 1 से 15 तक मूल, अन्वय, अर्थ, व्याख्या, व्याकरण, टिप्पणी को देखा। तीसरी इकाई में श्लोक संख्या 16 से 30 तक मूल, अन्वय, अर्थ, व्याख्या, व्याकरण, टिप्पणी। चौथी इकाई की श्लोक संख्या 31 से 45 तक मूल, अन्वय, अर्थ, व्याख्या, व्याकरण, टिप्पणी। इकाई 5वीं श्लोक संख्या 46 से 60 तक मूल, अन्वय, अर्थ, व्याख्या, व्याकरण, टिप्पणी। इस तरह से हमने देखा कि पहला जो इकाई थी वो 67 से 103 तक, 86 यहाँ पर पूर्ण हुआ था, 86 से प्रारंभ हुआ है। तो 87 लेकर के 103 तक। दूसरी इकाई में 104 से 118 तक, तीसरे में 119 से 132 तक और चौथी इकाई 133 से 140 तक। इकाई 5वीं 147 से 160 तक देखा। तो यहाँ पर हमने 5 फरवरी को 6 फरवरी को हमने देखा। 5, 6 और 7 फरवरी को हमने इसको 3 दिन को पूर्ण करने का प्रयास किया। 5, 6, 7 फरवरी को हमने इकाई खंड दूसरे को विराम दिया। पद्य काव्य कुमार संभव को हमने समझ लिया था, हमने पद्य काव्य को समझ लिया था। उसके बाद में 8 फरवरी को हम खंड तीसरे में कादम्बरी को समझने का प्रयास किया। 8 और 9 फरवरी 2 दिन में हमने 5 इकाई को पूर्ण करने का प्रयास किया था। गद्य काव्य को समझने का प्रयास किया। कादम्बरी का शुभ नाशोपदेश मात्र को समझा। प्रश्न संख्या 161 से लेकर के प्रारंभ हुआ। पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई यहाँ पर क्रमशः 162 से 178 तक, 153 से 193 से 209 तक हमने देखा। तो यहाँ पर 8 और 9 को हमने पूर्ण किया। 10 तारीख को हम खंड चौथे में प्रवेश किया। लघु सिद्धांत कौमुदी संख्या संधि को समझने का प्रयास किया। प्रश्न संख्या 238 से प्रारंभ होता है। यहाँ पर पहली इकाई को, दूसरी इकाई को हमने 10 फरवरी को लघु सिद्धांत कौमुदी संख्या प्रकरण प्रारंभ से मुख नासिका वचन नासिका हमें समझा। 239 से 253 तक तुल्यास प्रयत्न सवर्णम से सुबंध दिगंबर तक हमने देखा। 254 से 266 तक इको से हलोन तस्य तक हमने समझा। 260 से 282 तक ईटो आई औ आव से लेकर पूर्वता सिद्धम सूत्र तक हमने समझा। 283 से 297 तक वृद्धि देश ऐसी एंग पदान तक हमने समझा। 298 से 317 तक सर्वत्र विभाषा गो से तक सूत्र तक हमने समझा। 318 से 335 तक। तो ये हमारे क्रमशः 10, 11, 12 फरवरी तक हमने 12 फरवरी में हमने खंड चौथे को भी हमने पूर्ण समझ लिया था। तो यहाँ पर कुल समझ में आया कि पूरी इस प्रश्न जो पुस्तक है इसमें प्रश्न कितने हैं, 335 हैं। एक बार देख लेते हैं नहीं है, उसकी जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखा कि मैं प्रश्न क्या है, 335 है। प्रश्न ठीक हो गया, तो सही बात देखी है। तो यहाँ पर देखा कि मेरे क्रम तो पहले खंड में 5 इकाई, दूसरे खंड में 5 इकाई, तीसरे खंड में 5 इकाई, चौथे खंड में 6 इकाई दी गई हैं। तो 5, 10, 15, 20, 21 इकाई यहाँ पर दी हैं। 4 खंडे दिए गए हैं। और 2 फरवरी से हमने प्रारंभ 2 फरवरी से इसको समझने का हमने प्रारंभ किया, इसको शुरू किया था। पद्य, गद्य और व्याकरण संस्कृत साहित्य स्नातक द्वितीय वर्ष का जो पहला प्रश्न पत्र है इसको हमने 2 फरवरी से प्रारंभ किया। तो हमने इसको 12 फरवरी को हमने इसको पूरा पाठ्यक्रम को हमने समझ लिया। 13 को हमने क्या किया, फिर 13 को हमने इस जो खंड चौथा है लघु सिद्धांत कौमुदी इसको एक बार मैंने पुनरावृत्ति कर ली थी 13 को। 14 को क्या किया, वैलेंटाइन डे था, ब्रह्मोत्सव दिन में हमने क्या करा, उधर हमने कहा था परीक्षा का आयोजन, हमें कहा ज्योतिष का जो हमने 1 दिन बच गया था। 32 दिन की हमारी पाठशाला हो चुकी थी। पहला प्रश्न पत्र, दूसरा प्रश्न पत्र का क्या था, भी उसका एक परीक्षा, लिखित परीक्षा नहीं हो पाई थी, उसको हमने 14 फरवरी को लिया। 15 फरवरी को क्या किया, 16 को क्या किया, 17 को क्या कर रहे हो। 3 दिन हमने क्या किया, 3 दिन को हमने पुनरावृत्ति हमने इसको लिया। तो पहले दिन में, पहले और दूसरे दिन में, पहले दिन में हमने 2 खंडों को लिया। पद्य काव्य किराता जो प्रथम सर्ग खंड 1 को, खंड 2 को हमने समझने का प्रयास हमने 15 को किया। 16 को हमने तीसरे खंड और 14 खंड को लिया। 17 को आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम पूरे इस खंड को हम पुनरावृत्ति के रूप में ले रहे हैं। तो ये हमने समझने का प्रयास यहाँ पर किया। तो कुल मिला के ये हमें आज की पाठशाला में हमने समझी। तो पूरा एक आज की पाठशाला में पूरा हमने एक बार इसको देख लिया। और कल की पाठशाला में एक परीक्षण, एक टेस्ट लेंगे 20 अंक का, जो किसको दिखाता है, सत्र कार्य को दिखाता है। और इसका फिर जब ये प्रश्न पत्र पूर्ण हो जाएगा, इनकी 18 को ये पूर्ण हो जाएगा, 19 फरवरी से हम इनकी कल को हमारा ये पूर्ण हो जाएगा। परसों को फिर हम नई इसके दूसरे प्रश्न पत्र को समझने का प्रयास करेंगे। स्नातक द्वितीय वर्ष का जो पहला प्रश्न पत्र वो पूर्ण हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पत्र को समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे प्रश्न पत्र का नाम क्या है, 19 फरवरी 2021 से हम प्रारंभ करेंगे संस्कृत साहित्य का इतिहास, भारतीय संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य का दूसरी वर्ष का दूसरे प्रश्न पत्र को समझने का हम प्रयास करेंगे। इसको हम 19 फरवरी से प्रारंभ करेंगे, 19 फरवरी 2021 से प्रारंभ करेंगे। तो यहीं पर पाठशाला के भाग 2 को विराम देते हैं। आइए पाठशाला के भाग 1 में प्रवेश करें। पाठशाला के भाग 1 में हम समझने का प्रयास कर रहे थे ब्रह्मांड एवं काल, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र है। ब्रह्मांड एवं काल को हम समझने का प्रयास कर रहे थे। उसमें हमने देखा ब्रह्मांड एवं काल में हमने कहा कि
ब्रह्मांड एवं काल। सबसे पहले हमने पहले खंड में खगोल को समझने का प्रयास किया, 6 इकाई इसमें दी गई थी। फिर दूसरी इकाई में हमने फिर काल को समझने का प्रयास किया, उसमें 5 इकाई दी गई थी। तीसरे खंड में प्रवेश किया, तीसरे खंड का नाम है पंचांग परिचय। इसमें हमने पंचांग को समझने का प्रयास किया, पहले को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। पहले में हमने देखा, पहले में हम पंचांग, हमने कहा पंचांग 5 अंगों को हम पंचांग कहते हैं। कौन कौन से अंग हैं? तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। इसका यही नहीं होता पंचांग में, और कुछ भी होता है। दिनमान होता है, सूर्य उदय अस्त होता है। ये दिनमान क्या होता है, रात्रिमान क्या होता है, यह भी होता है। साथ में गति होता है, दिनांक भी होता है। ये गति और दिनांक में इसमें क्या फर्क है इन दोनों में? ये दोनों एक जैसी बातें हैं। फिर हमने देखा कि चंद्र प्रवेश का पड़ता है, ये भी होता है इसमें। फिर पक्ष होते हैं, ये भी देखना होता है पंचांग में। अयन होता है, ऋतु होता है, गोल होता है, ये भी पंचांग में दिया होता है। और कुछ हमारे जो हमारे प्रति हमारे ग्रह क्या है गति करते हैं, उनका ग्रह गोचर के बारे में यहाँ पर दिया होता है। तो ये बातें सब इतनी चीज़ हमें पंचांग में देखनी होती हैं। कुछ पर्व यहाँ पर दिए होते हैं, पर्व को यहाँ पर दिया हुआ होता है, ये हमें पंचांग में देखना होता है। तो ये बातें हमें देखी। हमने कहा कि इसमें पक्ष होता है, पक्ष का हिसाब कैसे करें? हमने कहा कि तिथि को हम समझने का प्रयास करें कि तिथियाँ कितनी होती हैं, 16 या 30 कितनी होती हैं? तिथियाँ 30 होती हैं, लेकिन चंद्रमा की कला कितनी होती हैं? 16। उसे अगर देखें कि मगर मूल अगर हम देखें तिथियाँ वैसे 16 होती हैं, क्योंकि चंद्रमा की कला 16 होती हैं। लेकिन अगर महीने की बात करें तो उसमें तिथि 30 होती हैं। कैसे होती हैं? हमने देखा कि पहली जो तिथि है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी, पंचदशी क्या होगी? अमावस्या की पूर्णिमा क्या होगा? समझ में नहीं आ रहा है, असमंजस में हो गई। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे सूत्र हमें याद रखना है। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष अमावस्या। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष लिखा है, तो कोई असमंजस में कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे जो 15 जो है वो पूर्णिमा को दिखाता है। तो दूसरा फॉर्मूला, अच्छा यहाँ पर भी वही होता है। फिर देखा मैं 30 तिथियाँ कैसे होती हैं, तो 15 ऐसी तिथि 15 ऐसी होती हैं। प्रतिभा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी, पंचदशी। यहाँ पर 30 लिखा है, 30 किसे दिखाता है? कंफ्यूज असमंजस पड़ गया कि अमावस्या की पूर्णिमा। तो फॉर्मूला याद रखना, यहाँ पर देना क्या है? पक्ष से कृष्ण पक्ष है, कृष्ण मतलब काला था, क्या है? कृष्ण पक्ष अमावस्या, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। इस सूत्र को हमें याद रखना है। तो कृष्ण पक्ष को अमावस्या होता है, क्योंकि 30 जो है अमावस्या को दिखाता है, अर्थात 30 क्या है? महीना पूरा हो गया, चंद्रमा का महीना पूर्ण हो गया, ये दिखाता है, इसलिए 30 कहा। तो हमने कहा कि अब हम तिथि को समझने का प्रयास। तिथि क्या होता है? तिथि की परिभाषा क्या होगी? डेफिनेशन क्या होगी बताइए? तिथि की परिभाषा क्या होगी बताइए? तिथि की परिभाषा, तिथि की परिभाषा क्या होगी ये बताइए? तिथि हमने कहा चंद्रमा के एक कला के मान को हम तिथि कहते हैं। चंद्रमा के एक कला के मान को हम तिथि कहते हैं। चंद्रमा के एक कला के मान को हम तिथि कहते हैं। अच्छा, अब कला क्या होता है? ये कला के बारे में मेरे को समझ में नहीं आया, कला क्या चीज होती है ये तो समझ में आनी चाहिए। तो कला हमने कहा चंद्रमा की, अब कला को समझना है तो कला हमें बताना पड़ेगा। तीनों यहाँ पर हमें चंद्रमा है, पृथ्वी है, सूर्य है। सूर्य के प्रकाश चंद्रमा में प्रदीप्त भाग को, प्रकाशमान भाग को, ज्योतिर्मय भाग को भाग के मान को हम तिथि कहते हैं। कला किसे कहेंगे? सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा के दीप्ति भाग को हम कला कहते हैं। दीप्तमान भाग को हम, प्रकाशित ज्योतिर्मय भाग को, हिस्से को हम क्या कहते हैं? कला कहते हैं। तिथि की डेफिनेशन परिभाषा क्या होगी? सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा के प्रकाशमय ज्योतिर्मय प्रकाशमय भाग के मान को हम तिथि कहते हैं। अब हमने कहा तिथि किसको दिखाता है? चंद्रमा की गति को दिखाता है। हमने कहा समय की गणना, अर्थात तिथि मतलब हम क्या कर रहे हैं? समय की गणना कर रहे हैं, समय का हिसाब किताब रखने हैं। ये समय किसके अंतर्गत आता है? ये समय किसके अंतर्गत आता है? ये समय किसके अंतर्गत आता है? मुहूर्त की अमुहूर्त, सखंड की अखंड, किसी समय सखंड काल के अंदर आता है। सखंड के अंदर भी दो भाग में कहा, अमुहूर्त की मुहूर्त, स्थूल की सूक्ष्म, किसी के अंदर आता है। तिथि की बात हम करते हैं, मुहूर्त के अंदर आता है। तो चंद्रमा, हमने कहा समय के हिसाब की गणना हम चंद्रमा की गति के हिसाब से कर सकते हैं, पृथ्वी की गति के हिसाब से कर सकते हैं।
सूर्य की गति के हिसाब से कर सकते हैं, तारों की गति के अर्थात नक्षत्रों के हिसाब से भी हम गति कर समय की गणना कर सकते हैं। तो इसलिए इसके सापेक्ष गति करते हैं तो उस हिसाब से महीना होता है। तो हम कभी देखते हैं कि 28 महीना चंद्रमा का होता है, तो कभी देखते हैं कि वर्ष में कभी 1 महीना बढ़ भी जाता है, 13 महीना भी हो जाता है। वो कैसे होता है? वैसे नहीं हो जाता है। तो चंद्रमा का महीना के हिसाब से बात कर रहे हैं, तिथि मतलब चंद्रमा के महीने के हिसाब से, इसलिए महीना 13वां महीना भी होता है। उस चंद्रमा के सापेक्ष हम समय की गणना कर रहे हैं। ऐसे पृथ्वी के समय भी गणना कर सकते हैं, चंद्रमा सूर्य के समय भी, तारों के समय सापेक्ष भी हम क्या करते हैं, समय की गणना कर सकते हैं। उसके बावजूद भी हम समय की गणना कर सकते हैं। तो तिथि मतलब क्या है? आतिथि कौन सी है? शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष मतलब क्या दिखाता है? शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। ये कौन सा शुक्ल पक्ष? शुक्ल मतलब होता है उजाला, कृष्ण मतलब होता है काला। तो कौन सी तिथि है अभी? आज पंचमी तिथि, पंचमी होगा, पहली प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चौथी पंचमी होगी। ऐसे षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचदशी को क्या आएगा? अमावस्या की पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, पूर्णिमा आएगी। उस दिन साथ हमको पूरा भाग, उसका आधा भाग, 55% भाग, पूर्ण भाग हमें दिखाई देगा। अर्थात क्या हुआ? अर्थात हमने पक्ष कहा। पक्ष क्या चीज होती है? पक्ष हमने कहा कि जो सूर्य का जो प्रकाश है, जब प्रकाश का मान बढ़ते हुए क्रम में होगा, उस ऐसे बढ़ते हुए क्रम के भाग को हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। ऐसे पक्ष मतलब क्या होता है? दुपक्ष मतलब होता है कि प्रकाश का बढ़ता हुआ भाग, चंद्रमा में सूर्य की रोशनी का जो प्रतिबिंब जो है, जो मतलब रोशनी का जो भाग का बढ़ना और एक घटना, इनको घटने को, बढ़ने को हम कहते हैं। ये दो भागों को हमने कहा पक्ष की। दो स्थिति हो रही है, एक स्थिति का, इन दोनों स्थिति को हमने, ऐसी स्थिति को हमने पक्ष कहा कि जहाँ पर भाग बढ़ रहा है, घट रहा है, प्रकाश का मान बढ़ रहा है, प्रकाश का मान घट रहा है, इन दो स्थिति का नाम हमने कहा, ऐसी दशा का नाम, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं पक्ष। अब पक्ष के भाग दो होते हैं। शुक्ल पक्ष अर्थात जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर प्रकाश बढ़ता रहेगा, जैसे पंचमी है, फिर षष्टमी होगी, सप्तमी होगी, अष्टमी होगी, नवमी होगी, दशमी होगी, एकादशी होगी, द्वादशी होगी, त्रयोदशी होगी, चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा। उस दिन चाँद का पश्चिम प्रतिभाग में पूरा दिख जाएगा। फिर यही क्रम उसके विपरीत होगा कि चंद्रमा जो पूर्ण है तो सबसे छोटा होना, छोटा होना, छोटा होना, छोटा, एकदम ऐसे आएगा। फिर मतलब जो पूर्णिमा होगी, फिर आगे प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी पर आएगी अमावस्या। तो अमावस्या में पूरा चांद गायब हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर रोशनी जाएगी नहीं सूर्य की, जिसलिए चांद हमें दिखाई नहीं देता है। ये ख्याल हमें रखना चाहिए, ये बात हमें समझना है। तो ये है, इसको हम कहते हैं, ये ऐसी दो स्थिति को हम पक्ष कहते हैं। और पक्ष होते हैं दो, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल मतलब उजाला, कृष्ण पक्ष काला। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष अमावस्या, ये सूत्र हमें याद रखना है। फिर हमने कहा तिथियों के नाम भी होते हैं। फिर हमने कहा तिथियों के नाम भी होते हैं। फिर हमने कहा तिथियों के नाम भी होते हैं। तिथियों के अलग नाम है। नंदा संज्ञा तिथि होगी, जया संज्ञा तिथि होगी, पूर्ण संज्ञा तिथि होगी, भद्रा संज्ञा तिथि होगी, रिक्ता संज्ञा तिथि होगी। 5 तिथि दी हैं। एक तिथि में यहाँ पर तिथि जो नंदा संज्ञा में 3 तिथियाँ होती हैं, जया में 3 होती हैं, पूर्णा में 3 होती हैं, भद्रा में 3 होती हैं, रिक्ता में 3 होती हैं। 3, 6, 3 जाना होती है, जो बार 3 बजे 15 तिथि होती हैं। ऐसी 15 तिथि क्या है एक पक्ष में, ऐसी 15 दूसरे पक्ष में। पक्ष मतलब घटते हुए क्रम और बढ़ते हुए क्रम, ऐसी स्थिति का नाम जो है, स्थिति का नाम कहते हैं पक्ष। तो अगले क्रम हमने देखा कि हमने कहा कि अब किसी का जन्म जो होता है, कोई किसी नक्षत्र तिथि में जन्म होता है, उसका भी बड़ा प्रभाव होता है जी। किसी का नक्षत्र का जन्म क्या है, उसके अगर चतुर्दशी तिथि को हुआ है, समझो कि उदाहरण किसी जन्म तिथि जो है चतुर्दशी को तिथि से जन्म हुआ, उसका और कौन से पक्ष में हुआ, शुक्ल पक्ष में हुआ है, कृष्ण पक्ष में हुआ है। किसी जातक का जन्म क्या है, जो तिथि है, तिथि में जन्म लेना वो भी प्रभाव डालता है। उसका जन्म शुभ हुआ कि शाम, ये भी प्रभाव डालता है। इससे भी व्यक्तियों का निर्माण, उसका अगर जो फला ज्योतिषम स्नातक द्वितीय वर्ष में जब फलादेश हम करते हैं, वहाँ पर जो भविष्य की वाणी करते हैं, भविष्य के बारे में, फल के बारे में बताते हैं, उसके बारे में दृष्टि बताते हैं, भविष्य के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पर भी तिथि का निर्भर करता है कि सुबह जन्म लिया, शाम जन्म लिया, ये भी निर्भर करता है। अधिकतर बुद्ध कहते हैं अधिकतर जन्म जो व्यक्ति जन्म लेता है वो रात को जन्म लेता है, तो रात का प्रभाव मतलब उसका जीवन कैसे अंधकार में रहेगा, वो ज्योतिर्मय अर्थात बुद्ध को होने का प्रभाव होने की, जो बुद्ध को प्राप्त होने की संभावना नहीं के बराबर है। पहली घटना ये है, पहला इसका आयाम ये बताता है।
इसी के तरफ से हमने कहा कि किसी जातक का जन्म अगर तिथि का भी प्रभाव पड़ता है, वार का भी प्रभाव पड़ता है, नक्षत्र का भी प्रभाव पड़ता है, योग का भी प्रभाव पड़ता है, कर्ण का भी प्रभाव पड़ता है, और शुभ लिया कि सामने ये भी उसका जन्म प्रभाव पड़ता है। कौन से पक्ष में लिया, कौन से ऋतु में लिया, कौन से गोल में लिया, ये भी प्रभाव डालता है। कौन से महीने मिला, ये भी प्रभाव डालता है। अब तिथियों में बता रहे हैं, तिथियों के स्वामी होगा। जैसे हमने कहा कि क्या है कि एकादशी जो हमारी दशम तिथि है उसके यमराज स्वामी होते हैं, तो स्वामी का जैसे यमराज का स्वभाव वैसे व्यक्ति का स्वभाव बन जाएगा। जैसे हमने कहा चतुर्थी तिथि है, चतुर्दशी में 14वां तिथि जो है उसमें स्वामी शिव जी का होता है, ये शिव का होता है, तो ये शिव का स्वभाव जैसे उसका व्यक्ति का जो जातक का भी स्वभाव वैसे ही बन जाएगा। तो ये हमने कहा कि इस व्यक्ति का जन्म चौथी तिथि को होता है। तो यहाँ पर चौथी तिथि मतलब क्या है, शुक्ल कृष्ण पक्ष मतलब काला होता है, यानी कि उसका जीवन में प्रभाव। लेकिन ठीक अगले दिन क्या है, अमावस्या आने वाली, पूरा अंधकार होने वाला है, लेकिन अंधकार होने से पहले क्या है, उसका जन्म हो चुका है। तो क्या दिखाता है वो, इसका मतलब जीवन में प्रकाशमान हुआ कुछ नया ना, पूरा अंधकार नहीं रहेगा। अंधकार आने से पहले ही जाग गया है, पहले जन्म ले लिया है, इसलिए मतलब जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा होगी। तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तु माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय होगा। तो ये नाम होते हैं, स्वामी का प्रभाव होता है। हमने कहा कभी तिथि क्षय वृद्धि होती है, इसके बारे में हमें समझना चाहिए। मानना नहीं जानना, आनंद महोत्सव पर जीवन जीना। मेरी बातों को प्रेम पूर्वक शांति सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।